अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1201 से 1205। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1201 आत्माओं की लड़ाई। जाहिर तौर पर शुई मेइन को पहले से ही युनचे के चार्ज करने की उम्मीद थी। एक नीली गहरी छवि तुरंत उसके सामने उभरी और एक छोटे पैमाने की गहरी संरचना बनाई जो एक्वा ब्लू रोशनी से चमक रही थी। टकराना। जैसे ही युनचे ने अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाने की कोशिश की, उसकी गहन ऊर्जा लहरों की तरह आगे बढ़ी और आभा के विस्फोट से उत्पन्न ध्वनि भी काफी भारी थी। हालांकि वह शुई मेइन को दबाने में असमर्थ था। उसने देखा कि गहरी संरचना से नीली रोशनी की चमक के बाद उसकी आकृति धीरे धीरे गायब हो रही थी। इसके बाद उसकी आभा आकाश में काफी दूर से आई। इल्यूसरी बटरफ्लाई डांस। जैसा कि एक शीर्ष स्तर की आंदोलन कला से अपेक्षा की जाती है, जिसे शुई यंग्यू भी सफलतापूर्वक विकसित करने में विफल रही। ये सचमुच असाधारण है। युनचे ने मन ही मन उसके कौशल की प्रशंसा की, ये देखते हुए कि कैसे शुई मेइन इतनी आसानी से उसके दमन से बच निकलने में सक्षम थी, और यहाँ तक कि तुरंत उसकी आभा से मुक्त हो गई जो उस पर बंद थी। उसका इल्यूसरी बटरफ्लाई डांस मून स्प्लिटिंग कैस्केड से बिल्कुल भी कमतर नहीं था। बेशक ये था, इसकी तुलना केवल मून स्प्लिटिंग कैस्केड से की जा सकती है, जो महान पूर्णता के दायरे तक नहीं पहुंच पाया था। युनचे ने जल्दी से एक बार फिर शुई मेइन पर अपना प्रभाव जमा दिया, लेकिन शुई मेइन ने इस समय अपना पलटवार शुरू कर दिया था। जैसे ही उसने अपना छोटा सा हाथ लहराया, ब्रह्मपूर्ण मानसिक तितली भाषा नीली रोशनी से चमक उठी। पलटने और नीचे गिरने से पहले एक पानी का पर्दा तुरंत पूरे आकाश में फैल गया। बर्फ की विशेषता वाली गहन कलाएं जल की विशेषता से प्राप्त हुई थी, लेकिन वे अपराध, नियंत्रण और रक्षा के संबंध में शुद्ध जल की विशेषता वाली गहन कलाओं से समग्र रूप से बेहतर थी। ऐसी कला का उपयोग करने का एकमात्र दोष इसे क्रियान्वित करने में कठिनाई थी। इसलिए 90% गहन अभ्यासकर्ता जो जल विशेषता कला में कुशल थे, उन्होंने बर्फ विशेषता कला का उपयोग किया, जबकि केवल बहुत कम संख्या में लोगों ने शुद्ध जल विशेषता कला का अभ्यास किया। ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की मुख्य गहन कला बिलोइंग स्टार बेस्टोवाल भी एक शुद्ध जल विशेषता वाली गहन कला थी। हालांकि ये देखते हुए कि इतनी गहन कला राजा लोकों के नीचे 3 सबसे मजबूत सितारा लोकों में से एक की मुख्य कला थी, यह आसानी से समझा जा सकता था कि इसकी तुलना सामान्य जल विशेषता गहन कलाओं से करना बिल्कुल असंभव था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह बर्फ की विशेषता थी या पानी की विशेषता वाली गहन कला, इससे युनचे के लिए कोई खतरा नहीं था, जिनके पास जल आत्मा दुष्ट शरीर था। इसके अलावा, हालांकि पानी का पर्दा बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी भी निवारक शक्ति नहीं थी। युनचे ने लापरवाही से अपनी तलवार घुमाए और उछल पड़ा। ठीक इसके बाद एक फटने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि पानी का पर्दा, जिसने पूरे आकाश को ढक रखा था, सूती या रेशमी कपड़े की तरह आसानी से फट गया, और थोड़ी देर के लिए इसके द्वारा छिपा हुआ नीला आकाश प्रकट हो गया। हालांकि इससे पहले कि वह शुई मेइन की आकृति को देख पाता, अचानक एक और पानी का पर्दा उस पर आ गिरा और उसकी दृष्टि का क्षेत्र फिर से अवरुद्ध हो गया। यही वह क्षण था जब शुई मेइन की आभा अचानक गायब हो गई। युनचे अचंभित रह गया। वह फिर से पानी का पर्दा फाड़ने ही वाला था कि अचानक उसने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। कुछ अजीब है। युनचे अचानक रुक गया क्योंकि उसकी आकृति हवा में स्थिर खड़ी थी, उसकी गहन ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। फिर उसने धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और उसकी चेतना तेजी से उसके मन के समुद्र में डूब गई। कॉन्फेड गॉड स्टेज पर लड़ाई के दौरान किसी की चेतना का डूब जाना वास्तव में काफी खतरनाक था। हालांकि युनचे ने न केवल अपनी चेतना को डुबाया, बल्कि उसका लगभग 80% हिस्सा अपने दिमाग के समुद्र में डुबो दिया, केवल 20% को बाहरी दुनिया पर प्रतिक्रिया करने के लिए छोड़ दिया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह इस समय खुलेपन से भरे हुए थे। उसकी आत्मा के भीतर अंतरिक्ष में तारे टिमटिमा रहे थे। पूरी जगह शांत थी और कुछ भी असामान्य नजर नहीं आ रहा था, लेकिन युनचे ने अपनी चेतना वापस लेने का कोई संकेत नहीं दिखाया।
इसके बजाय उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि प्रकाश की सुनहरी किरणें अचानक चमक उठी। गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा गोल्डन क्रो की एक विशाल दिव्य छवि में परिवर्तित हो गई। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और एक लंबी चीख निकाली, जिसने तुरंत यूचे की आत्मा की दुनिया को आग के समुद्र में बदल दिया। एक पल में अनगिनत छोटी, सुंदर और फुर्तीली काली तितलियां आग की रोशनी के बीच दिखाई देने लगी और फिर वे मिल गईं। जैसे ही वे सभी दिशाओं में फैल गए, वे तेजी से जल गए और नष्ट हो गए। ये काली तितलियां कुछ समय पहले ही उसके दिमाग में प्रवेश कर चुकी थी, और जब तक उसने गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा की शक्ति को उजागर नहीं किया, तब तक वे पूरी तरह से अज्ञात थी। अरे बाप रे! आग के समुद्र के अंदर एक लड़की की आश्चर्य भरी स्पष्ट और मधुर चीख गूंज उठी। बड़े भाई, आप बहुत अद्भुत हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उन्हें इतनी जल्दी खोज लेंगे। नहीं, मैंने वास्तव में उन्हें नहीं खोजा, युनचे ने धीरे से कहा। ये सिर्फ इतना है कि जब आपने अपने जादू का उपयोग किया तो आपने थोड़ी सी लापरवाही की गलती की। यहाँ शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र में आकाश का रंग हल्का सफेद है, लेकिन जो आकाश मैंने अभी देखा वह थोड़ा नीला लग रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी समय आपके जादू में फंस गया था। क्या ऐसा है? लड़की ने धीमी आवाज में खुद से बात की। यूचे ने बहुत शांत स्वर में बात की थी, लेकिन वास्तव में वह अंदर से घबरा रहा था। जैसे ही उसकी चेतना की गहराइयों में संकट की भावना दौड़ने लगी, उसने अपनी सतर्कता सीमा तक बढ़ा दी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शुई मेइन की आत्मा शक्ति के प्रभाव में मेन डुआंगसी को करारी हार झेलते हुए देखा था। अपनी हार के क्षण तक उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह शुई मेइन के आकर्षण में फंस गया है। हालांकि वह उसकी आत्मा की असाधारण शक्ति को देखकर चकित था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि अपनी मजबूत मानसिक शक्ति के कारण वह मेन डुआंगसी जैसी दयनीय स्थिति में नहीं पहुंचेगा। कम से कम वह इसके प्रति सचेत हुए बिना उसके आकर्षण में नहीं फंसेगा। लेकिन इस क्षण उसे अचानक एहसास हुआ कि शुई मेइन की आत्मा शक्ति कितनी भयानक थी। जब वे लड़ रहे थे तो उसने जितना संभव हो उतना सतर्क रहना सुनिश्चित किया था, ताकि वह उसके आने वाले आत्मा हमलों को पूरी तरह से रोक सके और यदि संभव हो तो जवाबी हमला भी कर सके। लेकिन अभी अगर उसने अपनी चेतना को अपने मन के अंदर नहीं डुबाया होता, तो वह यह महसूस करने में पूरी तरह असमर्थ होता कि उसके मन के अंदर की दुनिया पर आक्रमण हो चुका है। ये तब भी ठीक था अगर उसके दिमाग पर हमला किया गया था जब वह आक्रमण के खिलाफ पूरी तरह से तैयार नहीं था, लेकिन डरावनी बात यह थी कि वह किसी भी और सभी दिमागी आक्रमणों से निपटने के लिए स्पष्ट रूप से तैयार था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी आत्मशक्ति वास्तव में आत्मा की रक्षा की उपेक्षा कर सकती है और बिना किसी प्रकार के प्रतिबंध के आत्मा की दुनिया में प्रवेश कर सकती है? अरे बड़े भाई, आपने इसका अनुमान लगा लिया। जब यूचे हतप्रभ था, अचानक उसके मन की दुनिया में एक हल्की सी हंसी गूंज उठी। मेरी आत्मा का एक अजीब नाम है, डिवाइन स्टेनलेस सोल। डैडी ने कहा कि यह आदिम शक्ति द्वारा कलंकित होने के बाद पैदा हुआ था। यह आदिम अराजकता के अंदर की सबसे शुद्ध आत्मा है और सभी गैर बुरी आत्माओं के साथ इसकी एक निश्चित स्तर की आत्मीयता है। इसलिए ये बहुत आसानी से दूसरों की आत्मा की दुनिया पर आक्रमण कर सकता है। बिग ब्रदर की आत्मा वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी मेरे द्वारा उस पर इतनी आसानी से आक्रमण किया गया। इससे पता चलता है कि बिग ब्रदर वास्तव में बहुत शुद्ध आत्मा के मालिक है। दिव्य स्टेनलेस आत्मा, क्या ये भी दिव्य स्टेनलेस शरीर की तरह सबसे आदिम ऊर्जा से पैदा हुआ था जिसका उल्लेख म्यू जुआनिन ने पहले किया था? शुद्ध, हे, मेरी आत्मा इस शब्द के लायक नहीं है। अपनी बात खत्म करते ही वह अचानक चौंक गया। इसके तुरंत बाद उसकी आत्मा की आवाज धीमी हो गई, तुम मेरे विचारों को देख सकते हो। हे। लड़की फिर खूबसूरती से हंसी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी आपकी आत्मा की दुनिया के अंदर हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किसी के लिए ये जानना कितना डरावना था कि आप किसी भी समय क्या सोच रहे थे। अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो बहुत संभव है कि वह उसकी यादों पर भी आक्रमण कर सकेगी। नोट:
आत्मा की दुनिया आत्मा के अंदर की दुनिया है और मन की दुनिया मन के अंदर की दुनिया है। इसके अलावा जाहिर तौर पर आत्मा मन के अंदर रहती है। यू चे का दिमाग एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया जब उसने भारी आवाज में कहा, ठीक है। उस स्थिति में मैं सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग से बाहर निकालूंगा। बूम बूम। यू चे के मन की दुनिया के अंदर आग की लपटें फूटने लगी और आसमान छू लेने वाली फीनिक्स चीख गूंज उठी। यू चे की मानसिक शक्ति का हर कतरा विस्फोटित गोल्डन क्रो आग की लपटों में बदल गया, जिसने उसके पूरे दिमाग की दुनिया को पूरी तरह से आग के समुद्र में बदल दिया। गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा गोल्डन क्रो दिव्य लपटों के समान भयंकर लग रही थी, क्योंकि इसने बिना किसी अपवाद के मन की दुनिया के भीतर सभी विदेशी चीजों को जला दिया और नष्ट कर दिया। लेकिन पूरे क्षेत्र में फैले आग के समुद्र के बीच अनगिनत काली तितलियां खूबसूरती से नृत्य कर रही थी। जैसे जैसे वे एक एक करके जलते गए और समुद्र के अंदर ही खत्म हो गए, अधिक से अधिक नई तितलियों ने उनकी जगह लेने के लिए प्रवेश किया। धधकती सुनहरी लौ से न केवल काली तितलियां पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई, बल्कि उनकी संख्या बढ़ती गई, क्योंकि वे धीरे धीरे और भी गहरी आत्मा की दुनिया की ओर उड़ने लगी। यू चे ने तुरंत उसके विचारों को उत्तेजित कर दिया। क्षण भर में आग के समुद्र में परिवर्तन हो गया। हर जगह जल रही आग की लपटें अचानक अनगिनत तेजी से उड़ने वाली तितलियों में बदल गईं, जो आग की लपटों से बनी थी और भयंकर रूप से जलते हुए काली तितलियों की दिशा में दौड़ी। उन्होंने रेड बटरफ्लाई डोमेन का उपयोग किया था, जो गोल्डन क्रो की आत्मा शक्ति की सबसे मजबूत हत्या की चाल थी। उस समय यू चे ने विशाल ब्लैक सोल डिवाइन संप्रदाय को परेशान करने के लिए पूरी तरह से रेड बटरफ्लाई डोमेन पर भरोसा किया था। इसने संप्रदाय के प्रत्येक व्यक्ति को चिंतित कर दिया, क्योंकि वे भय से कांप रहे थे। बहुत खूब बड़े भाई, आपकी आत्मिक शक्ति वास्तव में ऐसी सुंदर तितलियों में बदल सकती है। इतना अद्भुत। यू चे ने अपनी पूरी आत्मिक शक्ति जमा कर ली और उसका मन तनावग्रस्त हो गया, लेकिन शुई मेइन की लापरवाह कोमल और स्पष्ट ध्वनि उसकी आत्मा की दुनिया के भीतर से आई। उसकी आवाज खुशी से भरी लग रही थी, जैसे कि उसने कुछ अच्छा देखा हो, बिना किसी घबराहट या सावधानी के, जो आत्माओं के बीच लड़ाई के दौरान दिखाई देती है। जाहिर तौर पर वह काफी निश्चिंत थी। रेड बटरफ्लाई डोमेन की आत्मिक शक्ति अत्यंत प्रभावशाली थी। एक बार जब इसे उजागर किया गया, तो यह एक पल में दैवीय मार्ग के गहन अभ्यासी के दिमाग को आसानी से जला और नष्ट कर सकता था। लेकिन आग की लपटों से बनी तितलियां काली तितलियों को तुरंत जलाकर नष्ट करने में असमर्थ थी। वे थोड़े समय के लिए अपने लक्ष्य के साथ उलझन में थे, और यू चे की आत्मा की दुनिया कभी उज्जवल हो गई और कभी कभी अंधकार में हो गई, क्योंकि तितलियों के समूह अव्यवस्थित रूप से नृत्य कर रहे थे। कॉन्फर्ड गॉड स्टेज पर विचित्र शांति थी। युन चे अपनी आंखें बंद करके 1 इंच भी हिले बिना हवा में स्थिर खड़ा था। शुई मेइन उसके पीछे 30 कदम से भी कम दूरी पर थी। उसकी तारों भरी आंखें सिकुड़ी हुई थी और वह पूरी तरह से स्थिर भी थी। वे अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके जमकर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मेइन के पास दिव्य स्टेनलेस आत्मा है, इसलिए यदि कोई जबरन अपनी मानसिक शक्ति से इसके खिलाफ लड़ता है। शुई यंग्यू की खूबसूरत आंखों में एक उदासीन भाव था, जैसे कि वह पहले से ही परिणाम जानती हो। यहाँ तक कि जब आत्माओं के बीच लड़ाई की बात आती है तो लुओ चांगशेंग बिल्कुल भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि यू चे निश्चित रूप से हार जाएगी। ब्लेज्ड लाइट रियलम किंग ने भी हल्के से अपना सिर हिलाया। शुई मेइन एक भिन्न आत्मा के साथ पैदा हुई थी और उसकी मानसिक शक्ति कितनी भयानक थी, यह उसके पिता से बेहतर कोई नहीं जानता था। भले ही युन चे को पता चला कि उसकी आत्मा पर आक्रमण किया गया है, फिर भी उसे अपनी पूरी तरह से बेहतर युद्ध शक्ति का उपयोग करके उसके खिलाफ जीतने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी आत्मशक्ति का उपयोग करके उसके साथ आमने सामने टकराव करने का साहस करना उसके लिए बेहद मूर्खतापूर्ण था। गोल्डन क्रो की शक्तिशाली शक्ति यू चे से लगातार निकल रही थी। ये कभी कभी मजबूत हो जाता था, कभी कभी कमजोर, जिससे ये स्पष्ट हो जाता था कि वह गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा का उपयोग कर रहा था। इसके तुरंत बाद बर्फ जैसा ठंडा दबाव अचानक गोल्डन क्रो की शक्तिशाली ताकत में जुड़ गया।
यू चे ने वास्तव में आइस फीनिक्स डिवाइन सोल को भी उजागर किया था। एक ही समय में दो दिव्य आत्माओं का उपयोग करने से युनचे का शरीर हल्के से कांपने लगा। दूसरी ओर शुई मेइन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसकी स्कर्ट का किनारा हवा में लहरा रहा था। वह शांत और शांत लग रही थी, जैसे कि वह सपना देख रही हो, और ये बताना पूरी तरह से असंभव था कि क्या वह वास्तव में अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग कर रही थी। यू चे की आत्मा की दुनिया के अंदर आइस फीनिक्स के लंबे रोने पर लाल तितलियां चारों ओर नाचने लगी। एक नीली रोशनी और ज्वाला तितलियों ने उन काली तितलियों को रोक दिया और नष्ट कर दिया जो किसी अज्ञात स्थान से आक्रमण कर रही थी। लेकिन मानो काली तितलियों का कोई अंत नहीं था। इस समय उनकी संख्या कम नहीं हुई, चाहे यू चे ने उनका कितना भी विरोध किया हो। मैं नहीं मानता कि तुम्हारे जैसी छोटी लड़की, जिसने अभी दूध पीना छोड़ा है, उसकी मानसिक शक्ति मुझसे अधिक मजबूत हो सकती है। यू चे ने अपने दिल में एक धीमी दहाड़ निकाली क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति और भी अधिक तीव्रता से बढ़ गई थी। हम्फ, तुम एक छोटी लड़की हो जिसका अभी दूध पीना बाकी है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना अद्भुत हूं। जैसे ही युनचे के दिमाग में यह विचार आया, लड़की की असंतुष्ट खर्राटे गूंज उठी और उसने तुरंत अपना बदला हमला भी शुरू कर दिया। नाचती हुई काली तितलियां चमकने लगी। फीकी पिच काली रोशनी, पहले की तुलना में कहीं अधिक दमनकारी भावना के रूप में अचानक उनसे निकली और एक ही समय में गोल्डन क्रो डिवाइन सोल और आइस फीनिक्स डिवाइन सोल की चमक को अंधेरा कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे फिर से अपने दिल में डर गया। मुझे मत कहो कि उसने अभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। काली तितलियां हल्के से उस स्थान पर उड़ी और तेज गति से लौ तितलियों को नष्ट कर दिया। उन्होंने 10 से भी कम सांसों के समय में युनचे की आत्मा के लगभग 30% हिस्से पर आक्रमण कर दिया था। इसके अलावा वे धीरे धीरे अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर रहे थे। उनके द्वारा उत्पन्न अशांति के कारण आत्म जगत हिलने लगा और समय के साथ ये कंपन और भी तीव्र होता गया। इसी समय सभी काली तितलियां अचानक सभी दिशाओं में कुछ दूर चली गईं और पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गईं। जैसे ही काली तितलियां तितर बितर हुई, यू चे की आंखों के सामने एक अवास्तविक रूप से सुंदर चित्र स्क्रॉल दिखाई देने लगा। उसने ऊंचे और ऊंचे पहाड़, हल्के से स्पष्ट बादल और धुंध, विशाल आकाश, तारे और चंद्रमा को चित्र स्क्रॉल पर एक साथ मौजूद देखा। असीम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, उसके भीतर कुछ भी नहीं होने की भावना अपने आप जाग उठी। धीरे धीरे ऊंचे पहाड़, साथ ही बादल और धुंध दूर चले गए और आकाश का कोई अंत नहीं दिख रहा था, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका अस्तित्व अधिक से अधिक महत्वहीन होता जा रहा था। और भी अधिक महत्वहीन, पत्थर की तरह महत्वहीन, धूल की तरह महत्वहीन, इतना महत्वहीन मानो उसका अस्तित्व ही न हो। ये है। यू चे को गहरा सदमा लगा। उसका अस्तित्व का एहसास तेजी से खत्म हो रहा था और उसके पास इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। वह बहुत स्पष्ट था कि जब वह पूरी तरह से अस्तित्व की भावना खो देगा तो उसकी आत्मा पर पूरी तरह से आक्रमण हो चुका होगा। उस समय वह शुई मेइन के नियंत्रण में होगा और वह उसके साथ जो चाहे कर सकती थी। उसने तुरंत संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। यह इतना डरावना एहसास था, मानो वह एक नाव हो जो समुद्र में खुद को पलटने से रोकने की व्यर्थ कोशिश कर रही हो। समय बीतने के साथ गोल्डन क्रो डिवाइन सोल और आइस फीनिक्स डिवाइन सोल का अस्तित्व भी इस हद तक कमजोर हो गया कि उनका पता ही नहीं चल सका। ये कैसे संभव है? मेरे पास कई प्रकार की दिव्य आत्माएं हैं और मेरी मानसिक शक्ति एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक है, तो मैं इतना आसानी से और पूरी तरह से कैसे दबाया जा सकता हूं कि मैं उसके सामने पूरी तरह से असहाय हो जाऊं। वह स्पष्ट रूप से सिर्फ 15 साल की लड़की है। उसने जितना अधिक संघर्ष किया, उसका अस्तित्व उतना ही कमजोर महसूस होने लगा। उसकी चेतना अत्यंत भयानक गति से धुंधली होती जा रही थी। मैं इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकता। ऐसा लगता है कि मुझे ड्रैगन की आत्मा को बाहर निकालना होगा, अन्यथा। ड्रैगन आत्मा, आपके पास भी एक ड्रैगन आत्मा है।
शुई मेइन की आश्चर्य की हल्की चीख उसके दिमाग में गूंज उठी। युन चे के पास न केवल एक ड्रैगन आत्मा थी, बल्कि वह बेहद खास भी थी। ये प्रारंभिक अराजकता में एकमात्र ड्रैगन देव आत्मा थी। ये चीज उनके सबसे शक्तिशाली जीवन रक्षक कार्डों में से एक थी, इसलिए जब तक कि उनके पास पूरी तरह से विकल्प न हो, वह निश्चित रूप से ड्रैगन आत्मा का उपयोग नहीं करेंगे, जबकि हर कोई कॉन्फ्लिक्ट गॉड स्टेज को देख रहा था। हालांकि शुई मेइन की आत्मिक शक्ति उनकी अपेक्षाओं से अनगिनत गुना अधिक डरावनी थी। यदि उसने अब ड्रैगन आत्मा का उपयोग नहीं किया, तो उसे निश्चित रूप से एक दुखद हार का सामना करना पड़ेगा। जब युन चे अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन आत्मा को मुक्त करने वाला था, तो अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। एक मिनट रुको, वह जब चाहे मेरे विचार देख सकती है। हम युन चे ने अचानक अपनी मानसिक शक्ति से विरोध करना पूरी तरह से छोड़ दिया, जिससे शुई मेइन की आत्मा शक्ति बिना किसी रोक टोक के उसके दिमाग पर आक्रमण कर सकी। इसी समय उसके मन में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। भ्रामक दानव क्षेत्र, गोल्डन क्रो, लाइटनिंग फ्लेम वैली। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। गोल्डन क्रो की आत्मा द्वारा स्थापित बैरियर के अंदर लिटिल डेमन महारानी और फैंग जुएर के खूबसूरत कपड़े जमीन पर पूरी तरह से फटे हुए थे, और उनके शरीर पर एक भी चीज नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद को कसकर लपेटा हुआ था। यू चे। कभी कभी लिटिल डेमन महारानी उसकी सवारी करती थी, कभी कभी फैंग जुएर उसकी सवारी करती थी। कभी कभी युन चे उन्हें एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर कर देता था, जबकि कभी कभी वे एक ही समय में अपना सिर उसके क्रॉच में छिपा देते थे। जेड जैसे दो परिपूर्ण शरीर, जो सितारों या चंद्रमा की तरह चमकते प्रतीत होते थे, यू चे के साथ इस दुनिया में सबसे अश्लील चीजें कर रहे थे। टकराना। यू चे की आत्मा की दुनिया तेजी से हिल गई, जिसके बाद उसने अपने जीवन की सबसे ऊंची लड़की की चीख सुनी। आह टिल्डर 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 टिल्डर। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 1202-4 ईश्वर प्रदत्त बच्चे। जब युवा लड़की चिल्लाई, तो क्रूर आत्मा का दबाव जो यू चे के अस्तित्व की भावना को छीन रहा था, वह भी अचानक टूटे हुए बांध की तरह नष्ट हो गया। जैसे ही गोल्डन क्रो डिवाइन सोल और आइस फीनिक्स डिवाइन सोल एक साथ अपनी मजबूर नींद से बाहर निकले, तो युन चे की आंखों में आत्मा अचानक लौट आई। उसकी आत्मा की दुनिया का असीम विशाल स्थान एक बार फिर चमकीले सोने और नीले रंग से चमकने लगा। आप हालांकि शुई मेइन युवा थी, उसके पास एक उत्कृष्ट दिव्य स्टेनलेस आत्मा थी। इसका मतलब ये था कि वह श्रेष्ठता और कुलीनता की भावना के साथ पैदा हुई थी, जो स्वाभाविक रूप से उसमें आई थी। यही कारण है कि वह अन्य युवा गहन चिकित्सकों के विपरीत पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे मजबूत विशेषज्ञों के सामने आत्मविश्वास से काम कर सकती थी और मुस्कुरा सकती थी। हालांकि युवा लड़की अभी बिल्कुल घबराई हुई लग रही थी। उसकी आवाज में जरा भी शांति नहीं बची थी। हालांकि उसके पास एक विशेष आत्मा थी जो उसे सभी जीवित चीजों को तुच्छ समझने की अनुमति देती थी, लेकिन जब पुरुषों और महिलाओं के तरीकों में उसके अनुभव की बात आती थी, तो वह पूरी तरह से कोरा कागज थी। इस संबंध में वह युन चे से कम 10,000 शुई यांग्यूस पीछे थी। इससे भी अधिक विश्वासघाती वे दृश्य थे जिन्हें युन चे ने विशेष रूप से याद करने के लिए चुना था। कोई भी, चाहे वह शुई मेइन की माँ हो या वेश्या, जिसके जीवन में अनगिनत यौन अनुभव थे, अगर वे शुई मेइन की स्थिति में होते तो शर्म से लाल हो जाते। एक शुद्ध 15 वर्षीय युवा लड़की तो क्या, इससे भी बेहतर, शुई मेइन की चेतना अभी युन चे की आत्मा के अंदर थी, जिसका मतलब था कि उसे उसके गंदे विचारों का लगभग सही दृश्य और संवेदना थी। कोई कह सकता है कि कम से कम यह उसकी आत्मा के लिए बहुत बड़ा आघात था। शुई मेइन की आत्मा की ऊर्जा अपने आप ढह जाने के बाद यू चे ने तुरंत पलटवार किया और पलक झपकते ही दबाव की परतों को दूर कर दिया। तुम कैसे, तुम बुरे इंसान हो सकते हो। युवा लड़की के शब्द कांपने वाले, निरर्थक और इस हद तक डरे हुए थे कि वह रोने की कगार पर थी। आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया?
युन चे ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं सिर्फ अपने और अपनी पत्नियों के दृश्यों को याद कर रहा था। एक दूसरे से प्यार करना, बस इतना ही। उसके साथ कुछ गलत है। आह, अरे नहीं, मुझे मत बताओ कि तुमने उन यादों में भी झांका था। तुम उन बुरी लड़कियों में से एक नहीं हो, क्या तुम हो? शुई मेइन की आत्मा व्यवहारिक रूप से कांप रही थी जब युन चे ने उसकी आत्मा की निंदा की थी और फिर दोष उस पर मर दिया था। तुम बुरे इंसान हो। आप एक बुरे व्यक्ति हैं। वायु, मैं अपनी बहन को इस बारे में बता रहा हूँ। एनएन, मैं अब सचमुच गुस्से में हूँ। शुई मेइन ने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया और कुछ ही समय में अपनी आत्मा की ऊर्जा को नष्ट होने से रोक दिया, जिससे यू चे की पूरी आत्मा एक बार फिर जबरदस्त दबाव से भर गई। हालांकि इस बार एक नाजुक आकृति धीरे धीरे युन चे के सामने प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं शुई मेइन थी। किसी तरह वह खुद को यू चे की आत्मा में प्रकट करने में सक्षम थी। काली तितलियों का एक समुद्र उसके पीछे उड़ रहा था, जिससे यू चे की आत्मा का आधे से अधिक हिस्सा भर गया। हालांकि नाचते हुए कीड़े क्षणभंगुर रूप से सुंदर और रहस्यमय लग रहे थे, युन चे को वास्तव में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आकाश उस पर गिरने वाला था। उसका दिल और आत्मा बस एक पल के लिए स्तब्ध हो गए। दबाव इतना शक्तिशाली, इतना भयानक था कि युन चे को लगभग यकीन था कि अगर इसे उस पर पड़ने दिया गया तो उसकी चेतना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। जाहिर है, शुई मेइन को गुस्सा आ गया था। उसके जीवन में कभी भी उसकी निंदा नहीं की गई थी, इतने बेशर्मी और अंतरंग तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। आसमान में काली तितलियां भर गईं। आइस फीनिक्स और सुनहरे कौवे की आत्मा की छवियां जल्दी ही एक बार फिर पीली और रंगहीन हो गईं। शुई मेइन की आत्मा की ऊर्जा निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। उसे हमेशा अपनी मानसिक शक्ति पर भरोसा था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि शुई मेइन ने उसके साथ फर्श मिटा दिया था, खासकर जब उसने बाहर जाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि संघर्ष करना भी लगभग असंभव हो गया था। यदि वह इस उम्र में इतनी शक्तिशाली होती, तो वह सचमुच कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह क्या बन सकती है भविष्य। दुर्भाग्य से शुई मेइन के लिए वह अभी बहुत छोटी थी। युन चे को अब अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का एहसास हुआ। शुई मेइन की पूरी शक्ति और क्रोध का सामना करने के बावजूद युन चे ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। जैसे ही युवा लड़की चिल्लाई और काली तितलियां काली चमक उठी, जैसे ही आत्मा की ऊर्जा यू चे पर गिरी, एक लड़की अचानक उसके दिमाग में प्रकट हुई। वह एक युवा लड़की थी जिसने काली पोशाक पहनी हुई थी और उसकी पतली कमर पर काली तितलियां सिल दी गई थी। उसकी पुतलियां रात की तरह काली थी, उसका चेहरा एक देवदूत जैसा था और उसकी पवित्रता एक आत्मा के समान थी। यह कोई और नहीं बल्कि खुद शुई मेइन थी। लड़की वहां खड़ी थी और कुछ नहीं कर रही थी। तभी एक युन चे अचानक कहीं से आया और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने बेरहमी से उसके कपड़े फाड़ दिए और एक नाजुक और दयनीय बर्फ सफेद शरीर प्रकट किया। संपूर्ण आत्मा क्षेत्र कांप उठा और काली तितलियों का आकाश अचानक अपनी पटरियों पर जम गया। असली शुई मेइन की पुतलियां तुरंत चौड़ी हो गईं। आह, तुम! वह यू चे पर गुस्से से चिल्लाने ही वाली थी कि उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। तभी उसके गले से पहले से कई गुना लंबी और अधिक डरावनी चीख फूट पड़ी। उस दृश्य में युन चे ने उसके बेहद नाजुक शरीर को हवा में उठा दिया था, उसे अविश्वसनीय रूप से शर्मनाक स्थिति में बंद कर दिया था और अपनी कमर सीधे उसकी कमर से टकरा दी थी। इससे पहले कि वह अपने सदमे से उबर पाती, युन चे ने उसे एक में बदल दिया था, पीछे से उस पर हमला करने से पहले और भी शर्मनाक मुद्रा। आह आह वाह! युवा लड़की के रोने से आत्मा की दुनिया का हर कोना भर गया। चमकती काली तितलियां झुंड में बिखरने से पहले असमंजस में पड़ गईं। यू चे का तरीका न केवल तुलना से परे बेशर्म था, बल्कि उसकी फांसी का समय भी अविश्वसनीय रूप से विश्वासघाती था। उसने ठीक उसी क्षण को चुना था जब शुई मेइन ने उसके दिमाग में दृश्य को चलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। परिणाम स्वरूप शुई मेइन की आत्मा पर हमला न केवल ढह गया था, बल्कि उसकी आत्मा पर भी इसका कठोर प्रभाव पड़ा था।
उसी समय यू चे ने अपनी सारी आत्मा की ऊर्जा एकत्र की और उसे उसके खिलाफ फेंक दिया। गोल्डन क्रो और आइस फीनिक्स दिव्य आत्माएं एक ही समय में विस्फोटित हुई और पूरे आत्मा स्थान को आग और बर्फ से भर दिया। शुई मेइन ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था और यू चे ने अपनी पूरी शक्ति के साथ जवाबी हमला करने का अवसर जब्त कर लिया था। परिणाम स्वरूप यू चे ने पूरी तरह से एक तरफा जीत को सफलतापूर्वक पलट दिया, क्योंकि शुई मेइन की आत्मा की छवि पूरी तरह से गायब होने से पहले प्रतिक्रिया के कारण धुंधली हो गई थी। कॉन्फेड गॉड स्टेज पर युन चे ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपनी गहन ऊर्जा को उजागर किया। वह शुई मेइन की ओर उल्का की तरह झपटा और उसे तुरंत गहरी ऊर्जा के अंदर कैद कर लिया। आत्मा के पलटाव का परिणाम उसी स्तर के गहन ऊर्जा के पलटाव से कहीं अधिक बुरा था। यदि पलटाव गंभीर था तो इससे किसी की आत्मा को भी अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसलिए शुई मेइन के पास गहन ऊर्जा संचय करने का कोई रास्ता नहीं था, जबकि उसकी आत्मा अराजकता में थी। जब तक उसने अपनी चीख निकाली और अपने नितंब पर जोर से गिरी, तब तक युन चे ने उसे सिर से पैर तक गहरी ऊर्जा में पूरी तरह से सील कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे यू चे ने शुई मेइन को गहरी ऊर्जा से आसानी से दबा दिया था, लेकिन वास्तव में वह अपने सिर में राहत की लंबी सांस ले रहा था। अचानक हुए बदलाव ने सभी को अचंभित कर दिया। दर्शक दीर्घा से जोरदार उद्गार फूटते रहे। क्या? शुई यांग्यू ने तुरंत उसके पैरों पर गोली मार दी। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। उन दोनों ने आत्मा से आत्मा की लड़ाई लड़ी थी और युन चे वह था जिसने लड़ाई जीती थी। यू चे और शुई मेइन की आत्मा की लड़ाई काफी लंबे समय तक चली थी, लेकिन किसी ने ये जांचने की कोशिश नहीं की थी कि उनकी आत्मा की ऊर्जा के साथ अंदर क्या चल रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक जबरदस्त आत्मा जांच से दोनों पक्षों की आत्माओं में हस्तक्षेप होना तय था, और चूंकि यह सम्मानित ईश्वर की लड़ाई थी, इसलिए ऐसी कार्रवाई की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। चूंकि कोई नहीं देख सकता था कि आत्मा की दुनिया के अंदर क्या चल रहा था, कोई नहीं जानता था कि युन चे और शुई मेइन किस तरह की भयानक लड़ाई से गुजरे थे। वे केवल इतना जानते थे कि यू चे ने एक ही समय में गोल्डन क्रो डिवाइन सोल और आइस फीनिक्स डिवाइन सोल दोनों को उजागर किया था। हालांकि उन्हें शुई मेइन से कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि उसकी आत्मा की ऊर्जा बिल्कुल अप्राप्य थी। यू चे ने शुई मेइन को पूरी तरह से अपनी गहन ऊर्जा के नियंत्रण में कर लिया था। कोई भी देख सकता था कि वह देख सकता था अगर उसने थोड़ा सा भी जोर लगाया तो आसानी से उसकी जान ले लो। लड़ाई तय हो चुकी थी। युन चे ने हड़बड़ी में कहा, आप हार गए हैं। अब सुर यू चे की आवाज अस्वाभाविक रूप से धीमी हो गई, यहाँ तक कि उनकी आंखें भी एक पल के लिए ठिठक गई थी। शुई मेइन फर्श पर गुमसुम बैठी थी और धुंधली आंखों से उसे देख रही थी। उसके संपूर्ण चेहरे से लेकर उसकी गर्दन तक एक चमकीला गुलाबी रंग रेंग गया था। किसी तरह रंग और अभिव्यक्ति के मिश्रण ने उसे एक आकर्षक, अनूठा गुण प्रदान किया जो हर आदमी के दिल और खून को झकझोर सकता था। यह एक ऐसा आकर्षण था जो बिल्कुल उसकी उम्र के किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे शुई मेइन की आंखें लाल हो गईं और उनमें पानी आ गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे का चेहरा शहर की दीवार जितना मोटा था, लेकिन फिर भी वह अपनी नजरें फेरने से खुद को नहीं रोक सका और कमजोर होकर बोला, खांसी मैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक कहावत है, ऑल फेयर इन युद्ध, तो यह अब एक सामान्य रणनीति थी। कृपया गुस्सा मत होइए, ठीक है। युन चे ने अपनी आवाज इतनी धीमी कर ली कि केवल शुई मेइन ही उसे सुन सके, और उसके द्वारा कहा गया हर शब्द अपराध बोध से भरा हुआ था। यह उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां उसने शुई मेइन से अपनी गहन ऊर्जा को बिना जाने ही वापस लेना शुरू कर दिया था। न केवल ये कोई सामान्य रणनीति नहीं थी, बल्कि यह बिल्कुल घृणित और बेहद बेशर्म थी, खासकर इसलिए क्योंकि उनका प्रतिद्वंद्वी केवल आधा वयस्क था। यू चे ने न केवल उसकी आत्मा की निंदा की थी, बल्कि उसने उसकी आंखों के सामने ही उसके साथ व्यवहारिक रूप से बलात्कार किया था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शुई मेइन ने अपने होंठ काटे क्योंकि पानी से उसकी आंखें पूरी तरह डूबने का खतरा था।
अंत में वे दो पारभासी आंसू बूंदों में संघनित हो गए। तुम्हें मुझसे कभी माफी नहीं मिलेगी। रोने के बाद शुई मेइन अचानक पलटी और यू चे के गहन ऊर्जा दमन से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। जैसे ही वह उठी और हवा में उड़ गई, दो आंसू की बूंदें अंततः उसकी आंखों से मुक्त हो गईं और कॉन्फिड गॉड स्टेज और यू चे के दिल और आत्मा पर बिना आवाज के गिर गईं। यू चे, शुई मेइन पलक झपकते ही कॉन्फिड गॉड स्टेज से बाहर निकल गई, लेकिन वह धीमी नहीं हुई, ग्लेज्ड लाइट दायरे की सीट पर वापस नहीं लौटी या यहाँ तक कि अपने पिता और बहन का अभिवादन भी नहीं किया। वह तो बहुत दूर तक उड़ गई। मेइन, चमकता हुआ प्रकाश क्षेत्र राजा अपने चेहरे पर स्पष्ट चिंता के साथ खड़ा हो गया। उसके बगल में शुई यांग्यू ने पहले ही नीली रोशनी में उड़ान भरी थी और शुई मेइन का पीछा किया था। उसके जाने से पहले यू चे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी फौलादी निगाहें उसके शरीर में घुस रही थी। ग्लेज्ड लाइट रियलम के बैठने की जगह में मौजूद सभी लोगों ने तुरंत इसका अनुसरण किया, जिसमें स्वयं ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग भी शामिल था। वह उनकी आंखों से उलझन, शत्रुता और क्रोध को महसूस कर सकता था। इससे पहले उसके पास परिणामों के बारे में सोचने के लिए एक पल भी नहीं था, क्योंकि शुई मेइन ने उसे कगार पर धकेल दिया था। अब जाकर ही उन्हें आखिरकार समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। शुई मेइन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग की प्यारी बेटी थी, जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र के पूरे इतिहास में एक अभूतपूर्व प्रतिभा थी और स्वर्ग की एक अद्वितीय गर्वित बेटी थी, जिसे अनंत स्वर्ग रियलम किंग ने स्वयं एक शिष्य के रूप में भर्ती करने की कोशिश की थी, तब द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इससे पता चलता है कि ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र के लिए शुई मेइन कितनी कीमती थी। अगर उन्हें कभी पता चला कि उसने वास्तव में शुई मेइन को कैसे हराया था, पूरा ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र उसे जिंदा खा जाएगा। ग्लेज्ड लाइट दायरे को भूल जाओ, ग्लेज्ड लाइट दायरे का राजा स्वयं उसे जीवित खा जाएगा। ये सोचते ही युन चे ठंडे पसीने से भीग गया। वह शायद इसके बारे में किसी और को नहीं बताएगी, है ना? युन चे ने मन ही मन बहुत प्रार्थना की। अगर उसने सच कहा तो उसने अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए पहले ही पवित्र ईव्स क्षेत्र को नाराज कर दिया था। यदि उसे ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र से भी निपटना पड़ा तो वह इसी क्षण पूर्वी दिव्य क्षेत्र से भाग सकता है। यहाँ तक कि माननीय क्यू हुई भी अंततः पृथ्वी पर वापस लौटने से पहले बहुत लंबे समय तक स्तब्ध रहे। उन्होंने जल्दी से घोषणा की, शुई मेइन सीमा से बाहर चला गया है। कॉन्फेड गॉड बैटल के शीर्ष पर उसकी चढ़ाई यही रुकती है। यू चे जीत गया। वह अब से 3 दिन बाद लूजर्स ग्रुप की 7वीं लड़ाई में लड़ेगा। आज की दोनों लड़ाइयां बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। मेंग जुआनसी और जून जिलेई की लड़ाई के अंतिम परिणाम ने किसी को आश्चर्यचकित नहीं किया, लेकिन यू चे और शुई मेइन की लड़ाई निश्चित रूप से चौंकाने वाली थी। शुई मेइन की असामान्य प्रतिक्रियाओं ने उन्हें ये भी निश्चित कर दिया कि उनके साथ कुछ अजीब हुआ था। आत्म जगत में युद्ध कर रहे थे। ग्लेज्ड लाइट रियलम की भीड़ की ठंडी, जानलेवा निगाहों को सहते हुए यू चे कॉन्फिड गॉड स्टेज से नीचे चला गया और अपनी सीट पर लौट आया। जैसे ही वह बैठा, म्यू बिंगयुन ने पूछा, क्या हुआ? यू चे ने सीधा चेहरा दिखाया और कहा, ये कुछ भी नहीं है। शुई मेइन की आत्मा की ऊर्जा आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है और मैं उससे लगभग हार गया था। हालांकि उसकी अनुभवहीनता के कारण मैं छोटी सी चाल का उपयोग करके उसे मुश्किल से हरा सका। मुझे लगता है कि वह इस वजह से गुस्सा हो गई। म्यू बिंगयुन युन चे को इतनी अच्छी तरह से जानता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी भावनाओं को अच्छी तरह छुपाता था। हालांकि जब उसने उसे अपना उत्तर बताया तो उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से ताकत की कमी थी। उसने जो कुछ भी किया, जाहिर तौर पर वह कोई छोटी सी चाल नहीं थी। वह गहराई से जांच करने ही वाली थी कि दूर से हुओ पोन की बमुश्किल नियंत्रित चीख सुनाई दी, भाई यू, आप बहुत अद्भुत हैं। शीर्ष 4। अब आप सम्मानित ईश्वर बच्चों में से एक हैं, पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 4 ईश्वर बच्चों के एक नए सदस्य हैं। युन चे द्वारा शुई मेइन को पराजित करने के बाद सम्मानित गॉड बैटल के 4 गॉड चिल्ड्रेन का जन्म हुआ।
वे विजेता समूह से लुओ चांगशिंग और शुई यांग्यू थे और हारने वाले समूह से जून जिलेई और युनचे थे। लुओ चांगशिंग, शुई यांग्यू और जून जिलेई शुरू से ही पूर्वी दिव्य क्षेत्र के भगवान बच्चे थे। हालांकि युनचे लू लिंगचुआन की जगह लेकर उनके रैंक में शामिल हो गए थे। चूंकि वह उनके सदस्यों में से एक को कॉन्फेड गॉड स्टेज पर हराकर उनके साथ शामिल हो गया था, जहां पूर्वी दिव्य क्षेत्र के अनगिनत गहन चिकित्सकों ने गवाही दी थी, उसकी नई स्थिति को स्वीकार किया गया और अपेक्षा से अधिक तेजी से मजबूत किया गया। युनचे एक मध्य तारा क्षेत्र से थे और उनकी गहन ऊर्जा दिव्य क्लेश क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर थी। तकनीकी रूप से कहें तो उनकी शक्ति और 3 ईश्वरीय संतानों की शक्ति के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। हालांकि युनचे ने निस्संदेह बार बार कॉन्फेड गॉड स्टेज पर चमत्कार के बाद चमत्कार किया, हर किसी के सामान्य ज्ञान को उल्टा कर दिया और विरोधियों को हरा दिया, जिन्हें हराना उनके लिए असंभव होना चाहिए था। इस बिंदु पर कोई भी उसके अधिकार पर सवाल नहीं उठा सकता था। इसके विपरीत, जिस क्षण उन्हें आधिकारिक तौर पर 4 गॉड चिल्ड्रेन के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई, तो स्टैंड से सभी लोगों ने और यहां तक कि स्टार टैबलेट के माध्यम से देख रहे लोगों ने भी उनका उत्साह बढ़ाया। निचले तारा लोकों और मध्य तारा लोकों के लोगों की चीखें विशेष रूप से तेज थी। ये पहली बार था जब मध्य सितारा क्षेत्र का कोई व्यक्ति अनगिनत ऊपरी सितारा क्षेत्र के कृषकों के सिर पर चढ़ गया और सर्वश्रेष्ठ में से एक बन गया। युनचे ने कॉन्फेड गॉड स्टेज पर जो सदमा और सनसनी पैदा की, वह गॉड के 3 बच्चों में से किसी एक से भी अधिक थी। स्नो सॉन्ग रियलम और फ्लेम गॉड रियलम की जयकार इतनी शानदार थी कि प्रतिक्रिया में नीला आकाश भी थोड़ा हिल रहा था। वॉइस ऑफ इटर्नल हेवन के अनुसार सर्वोच्च महिमा ही वह एकमात्र चीज नहीं थी जो युनचे को एक प्रतिष्ठित गॉड चाइल्ड बनने के लिए मिलेगी। 4 महान राजा क्षेत्र उनमें से प्रत्येक को एक विशेष इनाम भी देंगे। हालांकि अभी तक कोई नहीं जानता था कि यह विशेष इनाम क्या होगा। कोई अतिरिक्त रैंकिंग लड़ाई नहीं थी, अनंत स्वर्ग क्षेत्र उसका निर्णायक होगा। उदाहरण के लिए इटर्नल हेवन रियलम शुई मेइन और मिंग डुआनक्सी के बीच निर्णय करेगा, जो उनकी समग्र ताकत और प्रदर्शन के अनुसार 5वें या 6ठे स्थान पर थे। लू लिंगचुआन, हुओ पोन और अन्य लोगों के लिए भी यही बात लागू हुई। आने वाली अगली कुछ लड़ाइयां अभी भी स्क्रीन पर प्रदर्शित की जा रही थी, भले ही हर कोई उनके बारे में पहले से ही जानता था। सम्मानित गॉड ग्रुप फाइनल मैच कल पवित्र ईव्स क्षेत्र लुओ चांगशिंग दिव्य आत्मा क्षेत्र का 10वां स्तर बनाम चमकदार प्रकाश क्षेत्र शुई यांग्यू दिव्य आत्मा क्षेत्र का 10वां स्तर हारने वाला समूह 7वीं लड़ाई 3 दिन बाद जैस्पर हॉटस्वॉर्ड पवेलियन जून जिली दिव्य आत्मा क्षेत्र का 10वां स्तर बनाम स्नो सॉन्ग क्षेत्र युनचे दिव्य क्लेश क्षेत्र का 8वां स्तर। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। दोनों लड़ाइयां अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन उन्होंने पहले ही सभी के दिलों में अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। लुओ चांगशिंग का शुई यांग्यू को हराना निश्चित था, क्योंकि जून जिलेई का लुओ चांगशिंग से कोई मुकाबला नहीं था और शुई यांग्यू लगभग जून जिलेई जितना ही मजबूत था। स्वाभाविक रूप से उसके लिए लुओ चांगशिंग को हराना लगभग असंभव होगा। जहां तक जून जिलेई और युनचे के बीच लड़ाई का सवाल है, ये सच है कि युनचे ने उन्हें बार बार कई चमत्कार और सुखद आश्चर्य दिखाए थे, लेकिन लू लिंगचुआन के खिलाफ लड़ाई के दौरान उन्होंने अपनी पूर्ण सीमा भी उजागर कर दी थी। हालांकि वह अंततः लू लिंगचुआन को हराने में कामयाब रहे, लेकिन यह एक कठिन जीत थी। लेकिन जून जिलेई लू लिंगचुआन से कहीं अधिक मजबूत थे। यही कारण है कि वास्तव में किसी ने नहीं सोचा था कि वह जून जिलेई को हरा सकता है, जबकि अनगिनत लोग उसके लिए जयकार कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से हारने वाले समूह की अंतिम लड़ाई जून जिलेई और शुई यांग्यू के बीच होनी चाहिए। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट में दान करें। अध्याय 1203 रहस्य खुल गया है। युनचे की नजर एक कोने पर चली गई। वहां उन्होंने देखा कि जून वूमिंग और जून जिलेई की गुरु शिष्य जोड़ी बहुत दूर तक उड़ रही थी। जून जिलेई ने उस पर नजर डालने की जहमत भी नहीं उठाई। चलो चले, म्यू बिंगयुन ने कहा। हालांकि युनचे ने जवाब में अपना सिर हिला दिया।
वह खड़ा हुआ और हुओ पोन से कहा, भाई पोन, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। हुओ पोन अचंभित रह गया। उसने कुछ नहीं कहा और बस हल्का सा सिर हिला दिया। युन चे और हुओ पोन उस स्थान से उड़ गए, और जैसे ही वे कॉन्फेड गॉड स्टेज क्षेत्र से बाहर निकले, युन चे ने तुरंत उनसे कहा, भाई पोन, आपको हमेशा फ्लेम गॉड क्षेत्र की भविष्य की आशा के रूप में माना जाता है। बिल्कुल शुरुआत और विशेष रूप से गोल्डन क्रो संप्रदाय के लोगों को आपसे बहुत अधिक उम्मीदें हैं और वे आपकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। लेकिन कल की लड़ाई के कारण आप जिस गौरव के हकदार थे, वह अंततः मेरा हो गया। वो मेरे लिए पागल हो गए हैं और उनकी ये दीवानगी आपके लिए उनके एहसास से कहीं ज्यादा है। आपको इसे स्वीकार करना बहुत कठिन लगता होगा, है ना? हुओ पोन का शरीर एक पल के लिए स्पष्ट रूप से कठोर हो गया। यू चे को इतनी स्पष्टता से बोलते हुए देखकर वह बिना कुछ कहे केवल उसे देखता रह गया। युन चे ने सीधे उसकी ओर देखा और बेहद गंभीर अंदाज में कहा, कल मैंने सोचा था कि गोल्डन क्रो फ्लेम के साथ लू लिंगचुआन के खिलाफ जीत हासिल करने से आपका आत्मविश्वास फिर से बढ़ जाएगा। हालांकि मैंने एक महत्वपूर्ण बिंदु को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा करने से आपको आराम से कहीं अधिक दुख होगा। हालांकि यह अनजाने में था, परिणाम अभी भी है। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं। हुओ पोन ने तुरंत अपना हाथ लहराया। वह जबरदस्ती मुस्कुराना चाहता था, लेकिन फिर भी ऐसा करने में असफल रहा और उसने निराश स्वर में कहा, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि आपने गोल्डन क्रो लॉ को पहली बार इतना चमकदार बना दिया। यह मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। न केवल मैं उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल रहा, बल्कि मुझे भाई युन के प्रति अनावश्यक ईर्ष्या भी महसूस हुई। अपनी बात खत्म करने के बाद हुओ पोन ने अपना सिर नीचे कर लिया। डाह करना। युन चे ने अस्पष्ट मुस्कान के साथ कहा, भाई पोन, क्या आप सचमुच मानते हैं कि मेरी गोल्डन क्रो लॉ आपसे अधिक मजबूत है? बेशक, हुओ पोन ने धीमी आवाज में कहा, आपकी गोल्डन क्रो लॉ लू लिंगचुआन को भी हरा सकती है। यह मुझसे कहीं अधिक मजबूत है। नहीं, यू चे ने थोड़ा अपना सिर हिलाया। अगर हम अन्य चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं काफी आश्वस्त हूँ, लेकिन जब गोल्डन क्रो फ्लेम की बात आती है तो मैं आपसे बिल्कुल बहुत दूर हूँ। यू चे को बेहद निश्चित स्वर में बोलते हुए सुनकर हुओ पोन चौंक गया। भाई पोन, गोल्डन क्रो वंशावली और गोल्डन क्रो डिवाइन सोल जो आपके पास है, एक पूर्ण विरासत है जो आपको गोल्डन क्रो संप्रदाय की गोल्डन क्रो सोल द्वारा अपने अस्तित्व की कीमत पर दी गई थी, है ना? हुओ पोन ने अचानक अपना सिर उठाया। जब उसने युन चे को देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। युन चे मंद मंद मुस्कुराए, आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है। भाई पोन, आपको मेरे बारे में संदेह होगा कि मेरे पास गोल्डन क्रो वंश और गोल्डन क्रो डिवाइन सोल है। आइए मैं आपको सीधा उत्तर देता हूँ। वह दुनिया जहाँ मैं पैदा हुआ था वह केवल एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन उस पर एक गोल्डन क्रो विरासत छोड़ी गई थी। उद्धरण चिन्ह ... तो यह वास्तव में मामला है, हुओ पोन ने अचंभे में धीमी आवाज में कहा। गोल्डन क्रो की आत्माएं दिव्य जानवर गोल्डन क्रो के दोनों आत्मा टुकड़े थे और मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते थे। इसलिए मुझे पता था कि इस स्थान पर मेरे आगमन से पहले ही ईश्वर क्षेत्र में एक गोल्डन क्रो की आत्मा भी थी। दूसरे शब्दों में, मेरे ईश्वर क्षेत्र में आने से पहले आपके लॉ ईश्वर क्षेत्र में गोल्डन क्रो की आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ था। हालांकि जब मैं ईश्वर क्षेत्र में पहुंचा तो फ्लेम गॉड क्षेत्र में गोल्डन क्रो की आत्मा नहीं थी। फिर मैंने तुम्हें देखा, जिसके पास बेहद मजबूत गोल्डन क्रो वंशावली थी, साथ ही गोल्डन क्रो लॉ पर असामान्य रूप से महान नियंत्रण था। इसीलिए जब हम पहली बार स्नो सॉन्ग दायरे में मिले तो मैंने पहले ही इस बात का अनुमान लगा लिया था। बेशक एक और कारण भी था, उनके पास फैंग जुएर की मिसाल थी। आप हुओ पोन स्तब्ध थी और कुछ देर तक कुछ नहीं कह सकी। गोल्डन क्रो रक्तरेखा और गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा मेरी दुनिया में गोल्डन क्रो की आत्मा से है।
मुझे लगता है कि आपके फ्लेम गॉड दायरे में गोल्डन क्रो की आत्मा को आप सभी को दूसरी आत्मा के अस्तित्व के बारे में बताना चाहिए था। विरासत के हिस्से के रूप में मुझे इसकी दिव्य आत्मा का एक कतरा और गोल्डन क्रो के मूल रक्त की कुल 9 बूंदें मिली। 9 बूंदें। हुओपोन ने हल्के से शब्दों को दोहराया क्योंकि उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। गोल्डन क्रो के रक्त की 9 बूंदें और मूल रक्त की भी। यह इतना महान दैवीय उपहार था कि गोल्डन क्रो संप्रदाय के शिष्यों ने इसके बारे में सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की होगी। लेकिन यूचे की गोल्डन क्रो लॉ की भयानक जलन शक्ति को देखते हुए उसके पास गोल्डन क्रो के दिव्य रक्त की केवल 9 बूंदें कैसे हो सकती थी? ये सही है, केवल 9 बूंदें। दिव्य रक्त और दिव्य आत्मा दोनों के संबंध में मैं आपसे बहुत कमजोर हूँ। यू चे ने हुओपोन की आंखों में देखा। मेरी जलती हुई गोल्डन क्रो लॉ की शक्ति इतनी महान लगती है क्योंकि मेरे पास एक और विशेष गहन कला है जो मुझे गोल्डन क्रो लॉ को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद करती है, परिणामस्वरूप लॉ की शक्ति को अनुकूलित करती है। दूसरे शब्दों में, अभी मेरे पास जो ऊर्जा का स्तर है, उसे देखते हुए मैं केवल गोल्डन क्रो के दिव्य रक्त की 9 बूंदों की शक्ति को उजागर कर सकता हूँ, और लॉ का और अधिक मजबूत होना असंभव है। दूसरी ओर, हालांकि गोल्डन क्रो फ्लेम पर आपका नियंत्रण दूसरों की तुलना में कहीं बेहतर है, फिर भी आप अभी भी बहुत छोटे हैं। गोल्डन क्रो लॉ की वास्तविक दिव्य शक्ति को खोजने में सफल होने से पहले आपको एक लंबा रास्ता तय करना होगा। संक्षेप में, मेरी गोल्डन क्रो लॉ की जलने की शक्ति पहले ही सीमा तक पहुंच चुकी है, और आप सबसे मजबूत गोल्डन क्रो वंश और सबसे मजबूत गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा के साथ अभी भी बेहद विशाल अव्यक्त क्षमता रखते हैं जिसकी कल्पना करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। एक बार जब आप अपने भीतर छिपी वास्तविक क्षमता को पहचान लेंगे तो मेरी गोल्डन क्रो लॉ निश्चित रूप से उसी ऊर्जा स्तर पर आपके लिए अतुलनीय होगी। यह इतनी मजबूत भी हो सकती है कि एक ही सांस में उनका उल्लेख करना असंभव होगा। हुओपोन, इसलिए आपको इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जहां तक आपके ईर्ष्या महसूस करने की बात है, तो यह और भी अनावश्यक है। वास्तव में मुझे आपसे ईर्ष्या होनी चाहिए। यदि मेरे पास आपके जैसा शक्तिशाली वंश होता, तो मुझे लू लिंगचुआन के खिलाफ इतनी सख्ती से लड़ने की आवश्यकता क्यों होती? मैं उसे कुछ ही समय में जलाकर राख कर सकता था। यू चे की बातें सुनकर हुओपोन की उदास आंखें थोड़ी चमक उठी। उसने खुद को शांत करने के लिए एक लंबी आह भरी, फिर अंत में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, भाई यू, मुझे एक बार फिर से सांत्वना देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। युन चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें सांत्वना नहीं दे रहा हूँ। ये सिर्फ इतना है कि आप अवचेतन रूप से तथ्यों को अनदेखा कर रहे थे। हालांकि मेरी गोल्डन क्रो लॉ भविष्य में आपसे कमतर होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी ताकत आपसे कमजोर होगी। भाई पोन, हम कोई व्यवस्था कैसे करें? उद्धरण चिन्ह ... कैसी व्यवस्था? एक बार सम्मानित ईश्वर, युद्ध समाप्त होने के बाद आपको 3000 वर्षों तक खेती करने के लिए अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र के अंदर भेजा जाएगा। तो जब आप शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र से बाहर आएंगे तो हमारे बीच उचित प्रतिस्पर्धा कैसी रहेगी? युवा पीढ़ी के लोगों के लिए 3000 साल काफी लंबी अवधि थी। इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में अप्रत्याशित कारक उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। न केवल उनकी ताकत में बदलाव आएगा, चीजों के बारे में उनकी समझ, मन की स्थिति, अनुसरण का उद्देश्य, और यहाँ तक कि उनकी प्रकृति भी बदल जाएगी। उनके शब्दों से हुओपोन की आंखें चमक उठी। पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके हृदय के भीतर धधकती हुई ज्वाला जल रही हो। उसने युन चे की ओर देखते हुए जोर से सिर हिलाया। भाई युन, मैं आपके मार्गदर्शन के शब्दों के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट का उत्तराधिकारी हूँ। भले ही मैं अभी बहुत अनुभवहीन हूँ, मैं और मेरी गोल्डन क्रो लॉ किसी भी व्यक्ति से कमजोर नहीं होंगे भविष्य। भाई युन, हो सकता है कि मैं इस समय आपसे बहुत कमतर हूँ, लेकिन 3 वर्षों में मैं निश्चित रूप से आपको, मास्टर, और पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र को एक नए रूप में देखने पर मजबूर कर दूंगा रोशनी।
अच्छा, युन चे ने अपनी भौहें ऊपर लाते हुए सिर हिलाया। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। मैं भी अपना सब कुछ देने जा रहा हूं ताकि आपसे आगे न निकल जाऊं। इसलिए इन 3000 वर्षों के दौरान एक दिन के लिए भी सुस्त मत होना। हुओपोन ने अपना हाथ बढ़ाया और यू चे से जोर से हाथ मिलाया। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, मानो बादल एक तरफ हट गए हो और कोहरा छट गया हो। बाद में वह पलटा और बहुत दूर तक उड़ गया। ओह! हुओपोन की विदा होती आकृति को देखकर यू चे ने आह भरी और अंदर से आराम किया। फिर खुद से कहा, भाई पोन, शुभकामनाएं। हुओपोन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब युन चे ने शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र के अंदर 3000 वर्षों तक खेती करने के बारे में उल्लेख किया था, तो उन्होंने आप कहा था, हम नहीं। ईश्वर क्षेत्र में हुओपोन एकमात्र व्यक्ति था जिसे यू चे सच्चा मित्र मानता था। ये केवल उनके स्वभाव के कारण नहीं था, इसका एक और कारण भी था, वह गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट के अंतिम उत्तराधिकारी थे। जब वह मायावी दानव क्षेत्र में था, तो उसे न केवल गोल्डन क्रो की आत्मा का दिव्य रक्त और दिव्य आत्मा प्रदान की गई, बल्कि उसे इससे बहुत मार्गदर्शन भी मिला। जब मूनफ्लोवा द्वारा जहर दिए जाने के बाद वह मृत्यु के कगार पर निराशा से भरा हुआ था, तो ये गोल्डन क्रो की आत्मा थी जिसने फेंग जुएर को निर्वाण की लौ के साथ अपने जीवन को बचाने के लिए मार्गदर्शन किया था। जब उसके कब्जे में शैतान मूल का गोला एक के बाद एक विस्फोट हुआ, तो यह एक बार फिर गोल्डन क्रो की आत्मा थी जिसने अपनी अस्तित्वगत ऊर्जा को बार बार कम करने की कीमत पर हर बार विस्फोट होने पर उसे अपना जीवन बनाए रखने में जबरन मदद की। अंत में गोल्डन क्रो की आत्मा ने अपनी आखिरी ऊर्जा लिटिल डेमन महारानी को दे दी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। युन चे को अपने सभी एहसानों का बदला चुकाने का मौका भी नहीं मिला। यही कारण है कि वह न केवल हुओपोन के प्रति मित्रतापूर्ण था, बल्कि उसके लिए बहुत विशेष भावनाएं रखता था। वह हमेशा अवचेतन रूप से उन उपकारों का बदला चुकाना चाहता था जो गोल्डन क्रो की आत्मा ने हुओपोन के प्रति उसके लिए किए थे। पिछले 2 दिनों से हुओपोन को लगातार मानसिक आघात झेलना पड़ रहा था, और हुओरुली का भी उसे ऐसी हालत में देखने का मूड नहीं था। ये वास्तव में युन चे ही था जिसने इस मुद्दे को हल करने के लिए अपना दिमाग लगाया। हुओपोन के मामले की तुलना में असली बड़ा मुद्दा वह था जिसका वह जल्द ही सामना करने वाला था। 3 दिन बाद जून जिलेई लू लिंगचुआन ने अपनी आवाज में निश्चितता के साथ कबूल किया था कि उसकी और जून जिलेई की ताकत के बीच बिल्कुल अंतर था। एकमात्र चीज जिस पर वह अभी भरोसा कर सकता था वह 7 टाइम व्हील मोती थे। लेकिन क्या उसके लिए 7 महीने की छोटी सी अवधि में ताकत में इतने बड़े अंतर को कम करना वाकई संभव था? जब वह आंगन में लौटा तो म्यू बिंगयुन चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था। उनके पहले शब्द थे, आप जून जिलेई से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं? कोई अनुमान नहीं। युन चे ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास 7 टाइम व्हील मोती है। अगर मैं इन 7 महीनों में कोई बड़ी सफलता हासिल कर सका, तो शायद मैं उसके खिलाफ लड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। शायद पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में एक मध्य सितारा क्षेत्र से किसी को 4 कन्फेड गॉड चिल्ड्रेन की श्रेणी में शामिल होते देखने के लिए हंगामा मच गया था, लेकिन मू बिंगयुन के चेहरे पर खुशी या उत्साह का कोई संकेत नहीं था। इसके बजाय उनका लुक बेहद गहरा और गंभीर था। उसने हल्की सी आह भरी, ऐसा लगता है कि इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी यह आपके लिए पर्याप्त नहीं है। आप जून जिलेई के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए दृढ़ हैं, है ना? हाँ, मैं हूँ, यू चे ने दृढ़ और निर्णयात्मक स्वर में कहा। लड़ाई से पहले अभी भी 3 दिन बाकी थे, इसलिए यू चे ने तुरंत खेती के लिए टाइम व्हील बैरियर को सक्रिय नहीं किया, बल्कि वह एक बार फिर तालाब के किनारे बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान से सोचने के लिए अपने दिमाग को केंद्रित किया। 7 महीने की अवधि उसकी गहन शक्ति को बढ़ाने के लिए काफी अच्छी लग सकती है, लेकिन उसके दिल में वास्तविकता के बारे में बहुत स्पष्ट था। उनकी ताकत में भारी अंतर को देखते हुए केवल 7 महीनों में जून जिलेई को पकड़ना उनके लिए असंभव था। उसे किसी और तरीके के बारे में सोचना पड़ा। क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे उसका कद बढ़ सके इतने कम समय में बड़े अंतर से ताकत?
क्या कोई ऐसा तरीका था जो स्वर्ग पर वार करने वाली तलवार की ताकत को बहुत बढ़ा सकता था? आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब वह इस पर विचार कर रहा था तो समय तेजी से बीत गया। उसे पता ही नहीं चला कि आसमान में पहले से ही अंधेरा छाना शुरू हो गया था। जब रात का पर्दा दुनिया पर छाने वाला था, यूचे ने अचानक अपना सिर उठाया और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक असामान्य आग की रोशनी चमक उठी। इसी समय बाहर से गुस्से भरी डांट की आवाज आई, यूचे, यहाँ आओ। ठीक इसके बाद आसमान से एक नीली रोशनी की किरण गिरी और उसने तुरंत आंगन के बड़े गेट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस समय इसमें कोई संदेह नहीं था कि स्नो सॉन्ग क्षेत्र के सभी लोग चिंतित थे। म्यू बिंगयुन, म्यू हुआनजी और अन्य लोग तुरंत हमलावर का सामना करने के लिए बाहर आए, लेकिन जब उन्होंने एक महिला को हाथ में तलवार लेकर उनके आवास में प्रवेश करते देखा तो वे अवाक रह गए। महिला ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसकी सुंदरता परी जैसी थी और उसके हाथ में तलवार से काल्पनिक रूप से रंगीन रोशनी निकल रही थी। ये वास्तव में शुई यंगयू था, ग्लेज्ड लाइट रियलिम किंग की सबसे बड़ी बेटी और पूर्वी क्षेत्र के 4 भगवान बच्चों में से एक के रूप में शुई यंगयू लंबे समय से पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। अधिकांश का मानना था कि उसका स्वभाव उसके नाम के समान ही था, पानी की तरह शांत और कोमल, चंद्रमा की तरह उदात्त और चुपचाप सुंदर। उसने लगभग कभी भी अपनी भावनाओं में परिवर्तन नहीं दिखाया था, लेकिन इस क्षण में शुई यंगयू की आंखों में एक ठंडी झलक थी और उसका बर्फीला सफेद चेहरा गुस्से से भरा था। न केवल उसने अपनी जेड रिबलेट तलवार को खोल दिया था, बल्कि उसमें से हल्की सी हत्या का इरादा भी निकल रहा था। यूचे एक धमकी के साथ खड़ा हुआ क्योंकि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई थी। ये खत्म हो गया है। उसे पता चल गया कि मैंने क्या किया। मैं बहुत मरा जा रहा हूँ। रिपोर्ट, अध्याय, टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन उपन्यास देवताओं के विरुद्ध, अध्याय 1204। खैर, ये गंभीर है। देवताओं के विरुद्ध सी 1204। अच्छा, ये गंभीर है। प्लेबलूम, रात के 12 बजे, रात के 12:44। ट्रूविट फुल स्क्रीन, अध्याय 1204। खैर, ये गंभीर है। फेरी यंगयू, क्या आप कहना चाह रही हैं? म्यू हुआनजी ने ध्यान से पूछा। हालांकि शुई यंगयू तकनीकी रूप से कनिष्ठ थी, वह ग्लेज्ड लाइट रियलिम किंग की बेटी और पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 4 भगवान बच्चों में से एक थी। अकेले ईश्वर क्षेत्र में उसकी प्रसिद्धि और स्थिति पहले से ही स्नो सॉन्ग क्षेत्र के एक महान बुजुर्ग से कहीं अधिक थी। शुई यंगयू आमतौर पर नर्म स्वभाव की थी और उसे कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी प्रतिष्ठा पर विचार करना पड़ता था। ये पता लगाने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि उसके लिए कुछ बड़ा घटित हुआ होगा जिसने यहीं अनंत स्वर्ग क्षेत्र में क्रोध में यूचे का रास्ता रोक दिया। शुई यंगयू ने म्यू हुआनजी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपनी नजर यूचे पर केंद्रित कर ली। जेड रिबलेट तलवार सीधे उसके ग्लेबेला की ओर इशारा कर रही थी। उसने गुस्से से पूछा, बोलो, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? यूचे, बुजुर्गों से लेकर शिष्यों तक, स्नो सॉन्ग दायरे का हर सदस्य यूचे के साथ खड़े होने के लिए अपने स्थानों से बाहर आ गया था। उसी समय वे असमंजस में यूचे की ओर देखने लगे। हालांकि यूचे वास्तव में शुई यंगयू का गुस्सा सुनकर शांत हो गया। शुई यंगयू का सवाल था, आपने मेरी बहन के साथ क्या किया? इसका मतलब ये था कि उसे वास्तव में कोई अंदाजा नहीं था कि उसने शुई मेरिन के साथ क्या किया। हम किसी को ये याद रखना होगा कि यूचे के चेहरे की त्वचा कितनी मोटी थी। सबसे पहले उसने अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव को हैरानी से बदल दिया। फिर डर के मारे पीछे हटने के बजाय वह वास्तव में 2 कदम आगे बढ़ा और शुई यंगयू की धमकियों का विनम्रता से सामना करते हुए पूछा, परी यंगयू, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका क्या मतलब है। मैं आपकी बहन को नहीं जानता और जब भी हमने एक दूसरे से बात की है तो उसने ही बातचीत शुरू की थी। वास्तव में एकमात्र बार जब हम एक दूसरे के संपर्क में आए हैं वह आज का कन्फेड गॉड बैटल है। क्या आपकी बहन को कुछ हुआ है? सच कहूं तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी चल रही है?
फेरी यंगयू, युनचे और प्रिंसेस मेइन कभी भी निजी तौर पर एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। क्या हम कृपया आपके गुस्से का कारण सुन सकते हैं? म्यू बिंगयुन ने आगे बढ़ते हुए कहा। हालांकि वह किसी भी ठंडी ऊर्जा में डूबी नहीं थी, वास्तव में शुई यंगयू और यू चे के बीच ऊर्जा का एक टुकड़ा खड़ा था। यदि शुई यंगयू ने वास्तव में अपना दिमाग खो दिया और यू चे पर हमला किया, तो वह इसे तुरंत रोकने में सक्षम होगी। शुई यंगयू की आक्रामकता तुरंत कई डिग्री तक कमजोर हो गई जब युनचे की ईमानदार और यहां तक कि मासूम दिखने वाली आंखें उससे मिली, लेकिन फिर भी उसने जोरदार तरीके से जारी रखा, गलतफहमी। आपकी ये दावा करने की हिम्मत कैसे हुई कि इस बिंदु पर यह एक गलतफहमी थी? मेयन ने खुद को छोड़ दिया, खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, और आपके खिलाफ लड़ने के बाद किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। उसने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला। आखिर तुमने उसके साथ क्या किया? मैं देख रहा हूँ। यू चे और भी अधिक हैरान लग रही थी। हो सकता है कि आपकी बहन को हारने के कारण कुछ मानसिक चोटें लगी हो। बकवास। शुई यंगयू की भौहें सिकुड़ गईं। मेयन ने खुद का मनोरंजन करने के लिए प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में भाग लिया। उसे जीतने की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह खुद को इस तरह घायल होने दे। वह शीर्ष 6 तक पहुंच गई थी, जबकि कॉन्फेड गॉड बैटल को एक खेल के रूप में मान रही थी। ये सुनने वाला हर स्नो सॉन्ग्रियलम शिष्य पसीने से तर हो गया। इससे पहले कि उसके चेहरे पर समझ की झलक दिखे, युनचे थोड़ा सा घबरा गया। फिर उन्होंने शांति से कहा, आपकी बहन के पास सबसे मजबूत मानसिक ऊर्जा है जो मैंने कभी देखी है। सच कहूं तो ये पूरी तरह से भाग्य है कि मैं उसे हराने में कामयाब रहा। कम से कम कहें तो हमारी मानसिक लड़ाई तीव्र थी, इसलिए ये स्वाभाविक है कि लड़ाई के बाद कुछ मानसिक क्षति बनी रहे। शायद इसीलिए आपकी बहन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब यह सही है। म्यू बिंगयुन ने थोड़ा सिर हिलाया। एक मानसिक लड़ाई एक गहन ऊर्जा लड़ाई से अलग है। शुरुआत में राजकुमारी मेइन का स्पष्ट रूप से दबदबा था, हालांकि अंत में ज्वार अचानक पलट गया। जब एक पक्ष भयंकर मानसिक लड़ाई हार जाता है, तो निश्चित रूप से उन्हें भारी मात्रा में मानसिक प्रतिघात का सामना करना पड़ेगा। मुझे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजकुमारी मेइन की असामान्य प्रतिक्रिया युद्ध के दौरान हुई मानसिक क्षति के कारण है। अगर ऐसा है तो यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है। इसके अलावा यू चे और राजकुमारी मेइन की लड़ाई निष्पक्ष थी और सभी ने देखी। वे कभी भी मौखिक झड़प या शारीरिक संपर्क में शामिल नहीं हुए, इसलिए मेरा मानना है कि आपकी चिंताएं निराधार है। यू चे। म्यू बिंगयुन के स्पष्टीकरण के कारण शुई यंगयू की आंखें एक झटके में बदल गईं। धीरे धीरे उसने जेड रिबलेट तलवार को नीचे किया और अपना गुस्सा वापस ले लिया। शायद मैंने अपने आवेगों को अपने पास आने दिया है। शुई यंगयू का स्वर मिलनसार हो गया। यू चे, मैं तुम पर भरोसा करूंगा, अभी के लिए। फिर वह म्यू बिंगयुन की ओर मुड़ी और गहराई से झुकी। कृपया यंगयू को उसकी अशिष्टता के लिए क्षमा करें। जब मेरी बहन बरामद हो जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि इसका युनचे से कोई लेना देना नहीं है, तो यंगयू व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने आएगी और मेरे अपराधों के लिए माफी मांगेगी। शुरुआत में शुई यंगयू ने स्पष्ट रूप से अपनी चिंता और गुस्से को अपने पास आने दिया था। हालांकि शांत होने के बाद उसने भी विनम्रता और शालीनता से काम लिया। मू बिंगयुन ने कहा, आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, फेरी यंगयू। आपका ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है और हम आपके प्यार से बहुत प्रभावित हैं। आपको हमसे मिलने और माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शुई यंगयू ने थोड़ा सिर हिलाया और जेड रिबलेट तलवार उसके हाथ से गायब हो गई। वह मुड़कर जाने ही वाली थी कि सहसा दूर से एक सुरीली आवाज आई, दीदी। यू चे की गुप्त राहत की सांस अभी उसकी नाक से बाहर निकली ही थी कि अचानक आवाज के कारण वह वापस उसके गले में समा गई। पवित्र बकवास। मैं इस बार मर रहा हूँ। लड़की की अविश्वसनीय रूप से सुरीली आवाज हर किसी के कानों में गूंज रही थी जो खत्म होने से इनकार कर रही थी।
एक क्षण बाद एक नाजुक लड़की रात के आसमान से नीचे गिरी और शुई यंग्यू के ठीक बगल में आ गिरी। शुई मेइन ने एक रमणीय और आध्यात्मिक आभा उत्पन्न की। इससे पहले कि उन्हें इसका एहसास होता, हर किसी की घबराहट दूर हो गई। मेइन, क्यों? तुम यहाँ क्यों आए हो? शुई यंग्यू अपनी बहन की अचानक उपस्थिति से आश्चर्यचकित थी, लेकिन जब उसने देखा कि मेइन एक बार फिर मुस्कुरा रही थी, वास्तव में किसी कारण से वह पहले से भी अधिक खुश लग रही थी, तो वह तुरंत अंदर से शांत हो गई। यू चे बिना आवाज के आधा कदम पीछे हट गया। ये सब तुम्हारी गलती थी, बहन। शुई मेइन की नाक का सिरा थोड़ा ऊपर उठ गया। अभी भाई 99 ने मुझसे कहा कि तुम बिग ब्रदर यू चे से पूछताछ करने के लिए गुस्से में चले गए, इसलिए मेरे पास जल्दी से वहां जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपने बिग ब्रदर यूनचे पर गुस्सा नहीं किया और उसे चोट नहीं पहुंचाई, क्या आपने? उद्धरण चिन्ह ... नहीं, मैंने नहीं किया। शुई यंग्यू थोड़ी सतर्क थी। यूचे, ओह भगवान का शुक्र है। शुई मेइन ने एक बार अपनी छोटी छाती को थपथपाया जैसे कि वह राहत की सांस ले रही हो। फिर उसने म्यू बिंगयुन और स्नो सॉन्ग दायरे के सदस्यों की ओर देखा और विनम्रता से झुक गई। स्नो सॉन्ग दायरे से वरिष्ठ भाई और बहन सभी को नमस्कार। मेरी बहन ने आप सभी को नाराज किया होगा, है ना? कृपया मेरी गलतियों के लिए उसे दोष न दें। ये सब मेरी गलती है। शुई मेइन की आवाज मधुर, सौम्य और ईमानदार थी। ये झरने के पानी की एक मीठी धारा की तरह थी जो सभी के दिलों से गुजर रही थी। शुई मेइन स्वर्ग से एक उपहार की तरह था। भले ही उसने कुछ भयानक काम किया हो, किसी के पास उसे डांटने का साहस नहीं था, इस तरह के महत्वहीन मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। तभी मु हुआनजी ने मुस्कुराते हुए तुरंत हाथ हिलाया। ये ठीक है, ये ठीक है। ये बस एक बहुत ही छोटी सी गलतफहमी है। इसके विपरीत, भले ही हम ग्लेज्ड लाइट की दो सुंदरियों द्वारा दौरा किए जाने पर सम्मानित महसूस करते हैं ना, आपके वरिष्ठ म्यू तानजी ने अपनी भावना दोहराई। स्नो सॉन्ग दायरे के दो महान बुजुर्ग पहले से ही ऐसे थे। स्नो सॉन्ग दायरे के शिष्य तो बिल्कुल भी नहीं थे। वे प्रसिद्ध देवी देवताओं की निकटता और उपस्थिति से इतने उत्साहित, इतने विस्मय में थे कि वे बोल ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने आधा कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि यही निंदा होगी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूनचे के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। क्या हो रहा है? इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो आपकी पहले की असामान्य प्रतिक्रिया का यूचे से कोई लेना देना नहीं था। शुई यंग्यू ने बहुत सौम्य स्वर में पूछा। वह म्यू हुआनजी और अन्य लोगों को भी अपराध बोध और क्षमा प्रार्थी दृष्टि से देख रही थी। बेशक वह इससे संबंधित है। हालांकि शुई मेइन की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई और उसका स्वर भारी हो गया। ये सब इसलिए है क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया। बुरी चीजें। जब शुई मेइन आई तो यूनचे पहले से ही डरा हुआ और दोषी महसूस कर रहा था। अब उसका दिल लगभग धड़कने लगा। जो ऊपर जाता है वह नीचे भी आता है। उसने लड़की से खिलवाड़ किया और अब उसे अपने पापों की कीमत चुकानी पड़ी। शुई मेइन के शब्दों के कारण सभी का चेहरा तुरंत बदल गया। इस परिदृश्य में बुरी चीजें उतनी ही बुरी थी जितनी हो सकती थी। शुई यंग्यू का गुस्सा कुछ देर पहले ही शांत हुआ था, लेकिन अब यह एक बार फिर जंगल की आग में बदल गया, जो मूल से कहीं अधिक बड़ा और घातक था। जैसे ही वह यूचे के पास पहुंची तो उसकी सितारा जैसी आंखें पूरी तरह से ठंडी हो गईं और उसने धमकी भरे स्वर में कहा, यूचे, कैसे? तुम्हारी बेगुनाही का दिखावा करने की हिम्मत कैसे हुई? बोलना, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? इससे पहले कि यूचे कुछ कह पाता, शुई मेइन ने अचानक चिल्लाकर कहा और जल्दी से शुई यंग्यू और उसके बीच में खड़ी हो गई। उसने अपनी बाहें भी फैला दी मानो उसकी रक्षा के लिए। बहन, तुम अचानक इतना उग्र व्यवहार क्यों कर रही हो? आप बिग ब्रदर यूचे को इस तरह डरा देंगे? यूचे। शुई यंग्यू एक सेकंड के लिए अचंभित रह गई। उसने भौहें सिकोड़ते हुए उत्तर दिया, लेकिन क्या तुमने यह नहीं कहा कि उसने तुम्हारे साथ कुछ
बुरा काम किया है। मैं संभवतः उसके लिए उसे माफ नहीं कर सकता। एर्म एर्म। शुई मेइन की आवाज नर्म हो गई क्योंकि उसने अपना संपूर्ण चेहरा थोड़ा झुका लिया। उसके गालों पर अचानक लाली खिल गई। शुई यंग्यू इस बदलाव से इतनी हैरान थी कि उसे लगभग लगा कि उसकी आंखें उसके साथ मजाक कर रही हैं। फिर शुई मेइन ने ऊपर देखा और सीधे शुई यंग्यू की आंखों में देखा। लाली फीकी नहीं पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। ये सच है, मैं उस समय बहुत क्रोधित और दुखी था, लेकिन जब मैंने पूरा दिन इसके बारे में गंभीरता से सोचा, तो आखिरकार मुझे कुछ पता चला। उसके बाद मैं बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुआ। मैं थोड़ा खुश भी था। यू चे। शुई यंग्यू की भौहें गहरी उलझन में झुक गई। मेइन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या चल रहा है? मुझे चाहिए। युवा लड़की ने एक पल के लिए संघर्ष करते हुए अपने होंठ चबाए। फिर जैसे ही वह मुड़ी, उसकी आंखें सख्त हो गईं। उसने यूचे पर उंगली उठाए और जोर से घोषणा की, मैं बिग ब्रदर यूचे से शादी करना चाहती हूँ। SSST। यूचे का शरीर कमजोर हो गया और वह अपने पैरों पर फिसल गया। वह बगल के तालाब में गिरते गिरते बचा। क्या यह ऐसा था मानो शुई मेइन की घोषणा के साथ ही पृथ्वी टूट गई हो। यदि स्नो सॉन्ग क्षेत्र से हर कोई स्तब्ध दिख रहा था, तो शुई यंग्यू ऐसी लग रही थी जैसे वह वज्रपात से मारा गया हो। वह बहुत देर तक अपने पैरों पर खड़ी रही। अंततः उसने अविश्वास से कहा, क्या? आपने अभी क्या कहा? पहली बार अपनी इच्छा बताने के बाद शुई मेइन वास्तव में बहुत अधिक सहज लग रही थी। वह 2 कदम पीछे की ओर उछली और यूचे के बगल में सुंदर ढंग से खड़ी हो गई। फिर उसकी विशेषताएं पूरी मुस्कुराहट में बदल गई। मैंने कहा, मैं बिग ब्रदर यूचे से शादी करना चाहती हूँ। यूचे, विकिंग फेस, _ चिल्ड्रन, @ दुनिया तुरंत मौत की तरह खामोश हो गई। लगभग हर कोई सोच रहा था कि क्या उनकी आंखें खराब हो गई हैं। विशेष रूप से म्यू हुआनजी और म्यू तानजी के हाव भाव वैसे ही थे जैसे उनके थ्रेट स्ट्रोक झेलना पड़ा। वे बहुत देर तक अपने गले से एक शब्द भी नहीं उगल सके। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने मध्य सितारा क्षेत्र के निवासी द्वारा ऊपरी सितारा क्षेत्र के निवासी से शादी करने के लिए अपने पूर्वजों को सम्मान दिलाया। लेकिन शुई मेइन ब्लेज लाइफ दायरे के राजा की बेटी थी और पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में स्वर्ग की नंबर 1 गौरवान्वित बेटी थी। यूचे ने भले ही खुद को प्रसिद्ध बना लिया हो, लेकिन उसके और शुई मेइन के बीच स्थिति का अंतर अभी भी लोच और फीनिक्स के बीच स्थिति अंतर जैसा था। अगर शुई मेइन को यूचे से शादी करनी होगी, खैर, अगर एक फीनिक्स एक लोच से शादी करती है, तो यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा जिसने दुनिया को चौंका दिया होगा, और एक बड़े पैमाने पर भी। क्या बकवास कर रहे हो? शुई यंग्यू का मस्तिष्क अभी ध्वस्त हो गया था, और उसकी चिंता तब और बढ़ गई जब उसने शुई मेइन की अभिव्यक्ति में स्पष्ट दृढ़ संकेत देखा। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द का मतलब है। शुई मेइन केवल अधिक से अधिक दृढ़ दिख रही थी। उसने यूचे के करीब एक और कदम बढ़ाया, इस हद तक कि ऐसा लग रहा था जैसे वे एक साथ चिपक गए। वो वही है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। वह बगल में मुड़ी और स्तब्ध यूचे की ओर देखा। उसने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, बड़े भाई यूचे, आपने मेरे साथ 2 बुरे काम किए, इसलिए अब आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिससे मैं शादी कर सकती हूँ। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। तुमने सुना? यूचे _@। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। मुख्य बातों से सावधान रहें। शुई मेइन ने न केवल अपनी हरकतें वापस नहीं ली, बल्कि वह इस पल तक यूचे के साथ और अधिक घनिष्ठता का व्यवहार कर रही थी। शुई यंग्यू की खोपड़ी सुन्न हो गई क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया था। तुम पहले से ही चुप रहो। तुम अभी मेरे साथ वापस आओगे। यदि शुई मेइन की घोषणा फैल गई, तो ये सचमुच सदी का मजाक बन जाएगा। इस समय यूचे को सबक सिखाना उसके दिमाग में आखिरी बात थी। अब वह जो एकमात्र काम करना चाहती थी, वह शुई मेइन को यहाँ से खींच कर ले जाना था। मैं नहीं चाहता,
लेकिन शुई मेइन ने उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया और उसका सिर यूचे की बांह पर दबा दिया। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मेरे पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मैं बिग ब्रदर यूचे से बात करना चाहती हूँ। यूचे टिल्डर एट प्रतिशत, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। शुई यंग यू टिल्डर एट प्रतिशत, यंग यू मेइन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। जब माहौल अजीब हो गया था तभी अचानक दूर से एक मधुर आवाज आई। उसी समय एक विशाल और असीम आभा ऊपर से बिना आवाज के उतरी और एक सेकंड के लिए यूचे को लगा कि नीला आकाश उनके सिर पर गिर रहा है। ये है। युआनची और बाकी सभी के चेहरे सदमे में बदल गए। शुई मेइन की आंखें चमक उठी और वह खुशी से चिल्लाई, डैडी, पिताजी। शुई मेइन के पिता द ब्लेज लाइट रियलम के शोर मच गया और यूचे का सिर मौके पर ही लगभग फट गया। सबसे पहले ये शुई यंग यू था, फिर ये शुई मेइन था, अब ये ब्लेज लाइट रियलम किंग था। 3 सबसे मजबूत ऊपरी सितारा क्षेत्रों में से एक का महान क्षेत्र राजा और वह व्यक्ति जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 4 महान सम्राटों से हीन था। खैर, ये गंभीर है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1205 मानसिक टूटना देवताओं के विरुद्ध C1205 मानसिक टूटना प्लेब्लू रात के 12 बजे रात के 12:44 ट्यूबिट स्क्रीन अध्याय 1205 मानसिक टूटना जैसे ही चमकता हुआ प्रकाश क्षेत्र के राजा शुई क्यानहे धीरे धीरे अंदर चले गए। हर किसी को लगा कि उनके दिमाग को एक असीमित शक्ति द्वारा दबाया जा रहा है। इस तथ्य के बावजूद कि उनके शरीर के आसपास कोई गहरा ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था। उसके पीछे एक युवक था। वह वास्तव में कोई और नहीं बल्कि ब्लेज लाइट दायरे के 99 युवा मास्टर शुई यंगहिन थे, जिनसे यूचे इस दिन की शुरुआत में मिले थे और उनके साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया था। शुई क्यानहे किस स्तर का व्यक्ति था। उनका आगमन बिल्कुल एक खास सोंग क्षेत्र के लोगों के लिए अतुलनीय रूप से भारी है। ये साफ तौर पर शुई मेइन के कारण था कि उनकी पहचान के एक व्यक्ति ने ऐसी जगह पर आने की जहमत उठाई। ये केवल शुई मेइन ही था जो ब्लेज लाइट क्षेत्र का राजा बना सकता था, जिसने अपने हर कदम से पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र को हिला दिया। एक मध्य सितारा क्षेत्र के लोगों के अस्थायी निवास में कदम रखने में संकोच नहीं किया। ब्लेज लाइट रियलम किंग, हमारा स्नो सॉन्ग आपके व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलने पर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा है। लेकिन क्या आप यहाँ अपनी बेटी के लिए आए हैं? युआनजी, जिनकी स्नो सॉन्ग क्षेत्र के लोगों में सबसे अधिक वरिष्ठता थी, दूसरे पक्ष का सावधानीपूर्वक स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। शुई क्यानहे ने जवाब में थोड़ा सिर हिलाया। उसकी नजर इधर उधर घूमी और उसने शुई मेइन को यूचे के पास खड़े हुए देखा, जिसका शरीर इस क्षण में तना हुआ हो गया था, जिससे उसके चेहरे पर अचानक एक घबराहट दिखाई देने लगी। उसने फिर से शुई यंगयू की ओर देखा और तुरंत भारी आवाज में और शायद ही कभी देखी जाने वाली अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ पूछा, वास्तव में क्या हुआ? शुई यंगयू ने अपनी भावनाओं को दबा दिया। उसने डांटते हुए स्वर में कहने से पहले शुई मेइन पर एक नजर डाली, मेइन, यहाँ तक कि शाही पिता भी व्यक्तिगत रूप से आए हैं क्योंकि वह तुम्हारे बारे में चिंतित थे। अभी हमारे साथ वापस आओ। पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुई मेइन खूबसूरती से मुस्कुराई। मैंने पहले तुम सब पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं एक मामले पर बहुत गंभीरता से सोच रहा था। ओह, ये सही है। पिताजी, 99वें भाई, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने पहले ही ये तय कर लिया है। मेइन, शुई यंगयू बहुत चिंतित थी, लेकिन शुई मेइन ने उसे आगे बोलने से रोकने के अपने इरादे की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने केवल अपने बारे में सोचते हुए कहा, मैं बिग ब्रदर यूचे से शादी करना चाहती हूँ। बम। शुई यंगहिन का शरीर अचानक हिल गया और उसका सिर शुई क्यानहे की पीठ से टकरा गया। शुई क्यानहे अचंभित रह गया। उसने तुरंत अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी की। क्या कहा तुमने? शाही पिता, शुई यंगयू ने आग्रहपूर्ण स्वर में कहा। मेइन केवल खेल रहा है, मैं आसपास नहीं खेल रहा हूँ।
शुई वेइन ने तुरंत उसे ठीक किया। उसने गंभीर मुख से कहा, मैंने बहुत गंभीरता से विचार करने के बाद ये निर्णय लिया है। वू गुआनजी डर के मारे पीछे हट गए, और बाकी लोग भी सांस छोड़ने की हिम्मत न करते हुए सावधानी से पीछे की ओर चले गए। हर कोई अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी बात सुनकर शुई क़ियानहेंग इस हद तक क्रोधित हो जाएगी कि किसी भी समय दुनिया को हिला देने वाली घटना घट सकती है। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, उनकी बातें सुनकर शुई क़ियानहेंग का चेहरा काफी विकृत हो गया। उसकी भौहें कांपने लगी। वह क्रोधित होना चाहता था, लेकिन अभी भी शुई वेइन पर क्रोधित होने को तैयार नहीं था, इसलिए वह केवल अपने गुस्से को दबा सकता था। और उसने शुई वेइन को डांटते हुए कहा, क्या बकवास है, क्या बकवास है, इतनी भयानक बकवास, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। क्या आप दूसरों द्वारा हंसे जाने से नहीं डरते? तुरंत हमारे साथ लौटे। लोग मुझ पर क्यों हंसेंगे? शुई वेइन ने अपना सिर झुका लिया। मुझे शादी के लिए कोई मिल गया, जो बहुत खुशी और खूबसूरत बात है। पिताजी, क्या आपको मेरे लिए खुश नहीं होना चाहिए? आप, अगर यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति न होता तो उसके लिए ऐसा कहना ठीक हो सकता था, लेकिन स्नो सॉन्ग दायरे का पूरा समूह भी उन्हें देख रहा था। यहाँ तक कि प्रतिष्ठित ब्लेज लाइट रियलिम किंग को भी यह महसूस हुआ कि उनकी बेटी बार बार किसी मध्य सितारा रियलिम के व्यक्ति से शादी करने की बात कर रही है, जिससे उनका चेहरा गर्म हो रहा है। आखिर यहाँ क्या हो रहा था? पिताजी, आप इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? मुझे यह मत बताओ, तुम मेरे फैसले से सहमत नहीं हो? शुई वेइन ने अपनी आंखें थोड़ी घुमाई और उसने दयनीय और प्यारे स्वर में पूछा। बेशक मैं असहमत हूँ। आप बकवास कर रहे हैं। बकवास? चमकता हुआ प्रकाश क्षेत्र का राजा अब अपने क्रोध को कैसे दबाए रख सकता था? उनकी आवाज का लहजा भी कुछ भारी हो गया था। शुई वेइन ने तुरंत निराशा दिखाने से पहले निराशा का भाव प्रकट किया। मुस्कान, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैसे भी यह मेरा निजी मामला है, इसलिए इसमें पिताजी का कोई योगदान नहीं है। ये कैसे सच हो सकता है? शुई क़ियानहेंग ने भारी आवाज में पूछा। मुझे आपके बेकार बड़े भाइयों की परवाह करने का मन नहीं है, लेकिन आपके और आपकी बड़ी बहन से संबंधित सभी प्रमुख मामलों का निर्णय मुझे ही करना होगा। क्या आप कोई और निरर्थक शब्द नहीं बोलते? तुरंत हमारे साथ लौटे। एक बेकार बड़ा भाई, इससे मुझे क्या लेना देना? शुई क़ियानहेंग ने कभी भी शुई वेइन के सामने गुस्से का भाव नहीं दिखाया था, और यही कारण है कि शुई वेइन उसकी वर्तमान अभिव्यक्ति को देखकर दंग रह गई थी। हालांकि उसकी तार्किक आंखों में दृढ़ भाव और अधिक प्रबल हो गया, और वह बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुई। पिताजी, आप इस तरह कैसे व्यवहार कर सकते हैं? जब मैं छोटी थी तो माँ ने मुझसे कहा था कि यह फैसला मुझे ही करना है कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ, और यहाँ तक कि माँ और पापा भी इस मामले में दखल नहीं दे सकते। पापा, आपकी राय माँ से बिल्कुल अलग क्यों है? क्या तुम्हारी माँ भी क्या समझती है? जब शुई वेइन ने अपनी माँ का जिक्र किया, तो शुई क़ियानहेंग का स्वर स्पष्ट रूप से थोड़ा कमजोर हो गया। माँ ने भी कहा था कि किसी से शादी करना हम लड़कियों की जिंदगी का सबसे बड़ा मामला होता है। न तो हमें और न ही किसी और को इतने महत्वपूर्ण मामले में जबरन निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई ऐसा दिन आता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, वास्तव में हर दिन देखना चाहते हैं और हर समय साथ रहना चाहते हैं, तो हमें बहुत साहपूर्वक अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा और फिर उससे शादी करने की पूरी कोशिश करनी होगी। तभी हम सुखी जीवन जी सकेंगे। माँ ने ये भी कहा कि उस समय जब वह पिताजी के प्रति आदर की भावना से भर गई थी, तब उसने बहुत साहस से काम लिया और पिताजी से शादी करने के लिए कड़ी मेहनत की। ये केवल उसी के कारण था कि वह मुझे और बड़ी बहन को पाकर बहुत सुखी जीवन जी सकी। मुझे यह मत कहो कि माँ की बातें गलत थी। मुझे यह मत बताओ कि पिताजी नहीं चाहते कि मैं माँ की तरह खुश रहूं। उद्धरण चिन्ह। शुई क़ियानहेंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन वास्तव में वह जवाब में एक भी शब्द बोलने में असमर्थ था। उसकी नजर उसकी तरफ चली गई, और उसने तुरंत अपना गुस्सा यूचे पर काफी भारी और उग्र आवाज में निकाला, कमीने, तुमने
उसे ये कैसा काढ़ा पिलाया? प्लीज लाइट रियलम किंग, कृपया शांत हो जाएं। युन चे ने हड़बड़ाहट में अपने हाथ लहराए। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, जूनियर का आज आपकी बेटी के साथ आत्मिक युद्ध हुआ है, इसलिए बहुत संभव है कि युद्ध की अत्यधिक उग्रता के कारण आपकी बेटी को हुई किसी मानसिक क्षति के कारण वह ऐसा व्यवहार कर रही हो। ब्लेज लाइट रियलम किंग, यू चे सही है, मू बिन युन ने कहा। आपको इन दोनों के बीच आत्मबल का वह असाधारण भीषण युद्ध भी देखना चाहिए था। युन चे ने अंतिम क्षण में वापसी की ओर विजयी रहे। उसके व्यवहार की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि जिस क्षण उसने उसे हराया था उसी क्षण से उसकी आत्मा पर उसकी कुछ आत्मा की छाप छूट गई थी। युन चे ने चावल के दाने चुगने वाले चूजे की तरह अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे भी पूरा यकीन था कि यही कारण था। अन्यथा शुई मेइन को इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी, चाहे कुछ भी हो। उसके लिए अपनी बड़ी बहन के साथ आकर उसे पीटना सामान्य बात होगी। बस ऐसा नहीं है। इससे पहले कि ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग उत्तर दे सके, शुई मेइन ने दृढ़ता से इनकार में अपना सिर हिला दिया। उसने युन चे को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, और उसकी आंखें काफी चमक उठी, जैसे उनमें तारे जड़े हों। कल बिग ब्रदर यू चे और बिग ब्रदर लिन चुआन के बीच लड़ाई वास्तव में बहुत अद्भुत थी। युद्ध के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब मैंने सोचा कि बिग ब्रदर यू चे निश्चित रूप से हार जाएंगे, लेकिन बिग ब्रदर यू चे अचानक और भी अधिक भयानक हो जाएंगे। यहाँ तक कि डैडी और दादाजी इटर्नल हेवन भी युद्ध देखते समय बहुत भावुक हो गए थे। उस समय मेरी दृष्टि में केवल बिग ब्रदर यू चे ही बचे थे, और मैं अब बिग ब्रदर लिन चुआन को नहीं देख पा रहा था। इसके अलावा मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अपनी बेटी को यू चे को चकित और लालसा से देखते हुए, जैसे कि वह एक ट्रांस में थी, और उसकी सूती नर्म आवाज सुनकर ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग पहले तो अवाक रह गया, फिर उसे अपनी खोपड़ी पर तनाव महसूस हुआ। शुई यू ने भी अनजाने में अपने होंठ खोले। अभी उसने देखा कि स्थिति उसकी अपेक्षाओं से भी अधिक गंभीर थी, और काफी गंभीर भी। मैं कल बहुत खुश था, ये सोचकर कि आज मैं बिग ब्रदर युन चे से लड़ूंगा। जब मैंने आज कॉन्फिड गॉड स्टेज पर पहुंचने से पहले बिग ब्रदर युन चे को देखा, तो मुझे अचानक उनसे संपर्क करने की इच्छा महसूस हुई। जब मुझे उससे बात करने का मौका मिला तो मुझे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। मेरे दिल में जो संतुष्टि का एहसास भर रहा था, वह पहले से बिल्कुल अलग था। आज मैंने पूरे दिन इस पर सोचने में बहुत मेहनत की, और आखिरकार मुझे समझ आया कि यह निश्चित रूप से वह एहसास था जिसके बारे में माँ ने मुझसे बात की थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे के मुंह का कोना हिल गया। एसएस वह मजाक कर रही होगी, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले दिन के उसके वीरतापूर्ण व्यवहार ने सचमुच इस लड़की के पवित्र हृदय पर गहरी छाप छोड़ दी हो? या क्या यह उसका अत्यधिक शक्तिशाली और उत्कृष्ट आकर्षण था जिसने इस आपदा को जन्म दिया? एक मिनट रुको। नहीं, ऐसी स्थिति में क्या ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग मेरे लिए एक नया नहीं तोड़ देगा? बस काफी है। इस समय शुई क्यानहेन का हृदय, ये पृथ्वी, फेफड़े और गुर्दे सभी उछल कूद कर रहे थे। चिढ़ना या दम घुटना उस समय उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसे यहाँ तक लगा कि आगे जीने से मरना बेहतर होगा। वह प्रतिष्ठित ग्लेज्ड लाइट रियलम राजा, जो सभी जीवित प्राणियों को अहंकार की दृष्टि से देखता था, अपनी इस बेटी को अपने हाथों में रखने के लिए हमेशा मर रहा था। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह मध्य सितारा क्षेत्र के एक लड़के के साथ प्यार में पड़ जाएगी? ओह नहीं, निचले क्षेत्र से। उनकी बेटी को व्यापक रूप से इस पीढ़ी की नंबर 1 स्वर्ग पसंदीदा देवी माना जाता था, और अनंत स्वर्ग क्षेत्र के राजा ने व्यक्तिगत रूप से एक शिष्य के रूप में उनका स्वागत करने के लिए यात्रा की थी, लेकिन उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन अब वह वास्तव में एक मध्य सितारा क्षेत्र के लड़के के साथ रहना चाहती थी, भले ही यह स्पष्ट रूप से घाटे का सौदा था। शुई क्यानहेन की खोपड़ी में लगातार झुनझुनी हो रही थी क्योंकि उसकी आंखों से रोश निकल रहा था। यहाँ सुनो, इस दुनिया में केवल सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति ही आपके लायक हो सकता है। पिता
पिताजी की नजर में युओ चांगशिन भी आपके लायक नहीं है। जहाँ तक इस लड़के की बात है, वह तुम्हारे एक बाल के भी लायक नहीं होगा, चाहे वह 10,000 गुना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए। आप अभी भी युवा हैं, इसलिए बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं समझते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तभी तुम ये जान पाओगे कि तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त आदमी कौन है। हालांकि शुई मेइन ने अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने से पहले प्रतिक्रिया में मुंह फेर लिया। बिग ब्रदर यूचे उतना बुरा नहीं है जितना पिताजी कहते हैं। भविष्य में वह डैडी से भी अधिक शक्तिशाली बन सकता है। शुई क्यानहेन के फेफड़े फटने की कगार पर थे। शुई मेइन के रवैये को देखकर ये स्पष्ट था कि वह यूचे को नीचा दिखाने से नाराज थी और उसका बचाव भी करना शुरू कर दिया था। वह शुई मेइन पर भड़कने से खुद को नहीं रोक सका, इसलिए उसने अपने अंदर की घुटन और गुस्से की भावनाओं को बाहर निकालने के लिए यूचे को निशाना बनाया। यूचे, लड़के, मैं देख रहा हूँ कि तुमने क्या किया। शुई क्यानहेन ने अभी भी कुछ नहीं किया था, लेकिन शुई मेइन के शरीर में चमक आ गई जब वो यूचे के सामने दृढ़ता से खड़ी थी। पिताजी, क्या आप क्या करना चाहते हैं? बिग ब्रदर यूचे मेरे भावी पति और आपके दामाद हैं। आप उसे चोट नहीं पहुंचा सकते या उस पर जोर से चिल्ला भी नहीं सकते। नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ईमेल प्रोटेक्टेड प्रतिशत। शुई क्यानहेन ने लगभग मुंह में खून बहा दिया। परी मेइन, क्या आप कुछ शब्द सुन सकते हैं? यूचे ने आखिरकार बोला। अब जब स्थिति इस हद तक नियंत्रण से बाहर हो गई है कि प्रतिष्ठित ब्लेज लाइट रियलमकिन का पतन होने वाला था, अगर उसने कुछ नहीं किया तो शायद उसे खत्म कर दिया जाएगा। यदि ब्लेज लाइट रियलमकिन वास्तव में गुस्से में उसके खिलाफ अपना कदम उठाता है ताकि भविष्य में परेशानी की किसी भी संभावना को स्थायी रूप से खत्म किया जा सके, तो उपस्थित सभी लोगों की संयुक्त ताकत भी उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। बड़े भाई यूचे, बस मुझे मेइन कहकर बुलाओ। शुई मेइन भूल गई। उसका कोमल और गोरा चेहरा मुस्कान से खिल रहा था और उसकी ओर देखती उसकी आंखों में खुशी और आत्मीयता के भाव समाहित थे, मानो वह अपने पति को देख रही हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ब्लेज लाइट रियलमकिन की भौहें बगल में घूम गईं, लेकिन उसने उन्हें नहीं रोका। उसकी आंखों में केवल एक ठंडा और कठोर भाव था, क्योंकि उसने उसे स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी। ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ, इसलिए यदि तुमने समस्या का समाधान नहीं किया तो तुम मर जाओगे। आप देख रहे हैं, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। संभवतः वास्तविक स्थिति आपकी अपेक्षाओं से काफी अलग है। यूचे ने अपने प्रत्येक शब्द को सावधानी से चुना, क्योंकि वह जितना संभव हो सके धीरे और चतुराई से बोला। शुई मेइन ने अपनी आंखें झपकाई। क्या ऐसा हो सकता है? बिग ब्रदर यूचे मुझे पसंद नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यूचे ने तुरंत अपने हाथ हिलाए। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह शुई मेइन को चोट पहुंचाने से डरता था। इसके बजाय अगर उसने ये कहने की हिम्मत की कि उसे शुई मेइन पसंद नहीं है, तो शुई क्यानहेन बिल्कुल गुस्से में आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं जो मेरी बेटी को पसंद नहीं करते? निस्संदेह वह उसे पसंद करने के संबंध में कुछ भी नहीं कह सका। अन्यथा शुई क्यानहेन इसी तरह गुस्से में आ जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बेटी को पसंद करने वाले कौन हो? वास्तव में ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैं एक बहुत ही साधारण रूप से बहुत दूर उजाड़ और वास्तव में निम्न स्तर के ग्रह से आया हूँ। ईश्वर लोक में पहुँचने से पहले मैं वास्तव में पहले ही शादी कर चुकी हूँ। शुई मेइन ने अपने होंठ खोले जैसे ही उसके चेहरे पर एक स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दिया। यूचे ने आगे कहा, इसके अलावा मेरी 3 पत्नियां हैं। यदि आप सचमुच मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आप केवल एक उपपत्नी का पद ही प्राप्त कर सकते हैं। आपकी अतुलनीय महान पहचान को देखते हुए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि ऐसी कोई चीज ठीक हो जाएगी। इसलिए कोई
फर्क नहीं पड़ता कि यून चे ने कभी भी शुई मेन से इस समय मुस्कुराने की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत खुश लग रहा था। मेरे डैडी की कुल 173 पत्नियां हैं और मेरी माँ सबसे छोटी पत्नियों में से एक है। साथ ही वह ऐसी हैं जिन्हें डैडी सबसे अधिक प्यार करते हैं। अगर मैं बिग ब्रदर यूचे की उपपत्नी बन जाती हूँ तो निश्चित रूप से बिग ब्रदर यूचे मुझे सबसे ज्यादा पसंद करेगी। ये बहुत अच्छा है। यून चे ने स्तब्ध होकर अपना मुंह पूरा खोला। शुई क्यानहेंग उसके शब्दों पर केवल मुंह फेर सकती थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट में दान करें। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।